शुरुआत होती है कर्ट रॉकहैन से, जो मशहूर एस रैंक हीरो पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का सदस्य होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं थी। हर मिशन में बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ते थे, जबकि कर्ट सिर्फ सपोर्ट का काम करता था। उसने हमेशा पूरी ईमानदारी से पार्टी की मदद की, लेकिन किसी ने उसकी मेहनत की कभी कदर नहीं की। एक दिन पार्टी का लीडर आखिरकार उसे बुलाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक कर्ट सिर्फ पार्टी पर बोझ बन चुका है और उसकी जगह कोई भी दूसरा सदस्य ज्यादा काम का होगा। इतने साल साथ रहने के बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बदले में शुक्रिया भी नहीं मिला, सीधा बाहर का रास्ता मिल गया। अगले दिन कर्ट नौकरी की तलाश में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट क्रिशल से होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा था, उसे उम्मीद होती है कि शायद उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट होगा। वो तुरंत उसका टेस्ट लेती है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कर्ट की कॉम्बैट एबिलिटी सिर्फ जी रैंक निकलती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स लगभग ना के बराबर होती हैं। जब कर्ट बताता है कि उसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचे, तब क्रिशल उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की सलाह देती है। उससे पहले वो एक भारी सैंडबैग उठाने को कहती है। कर्ट पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बोरी मुश्किल से हिलती है। उसे महसूस होता है जैसे उसका माना लगातार खत्म हो रहा हो। क्रिशल यही समझती है कि वो बस बहुत कमजोर है, इसलिए उसे मजदूरी का काम दिला देती है। कुछ देर बाद कर्ट शहर की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करने पहुंचता है। वहां का सुपरवाइजर उसकी पतली दुबली बॉडी देखकर उसे सिर्फ सीमेंट लगाने का छोटा सा काम देकर चला जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो वापस लौटता है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। कर्ट अकेले ही शहर की लगभग 1/3 दीवार की मरम्मत पूरी कर चुका होता है। इतना काम सामान्य इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन था। सुपरवाइजर तुरंत उसे अपने पास मौजूद सारे पैसे दे देता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है। दूसरी तरफ कर्ट खुद हैरान था कि उसे पहली बार इतनी बड़ी कमाई मिली है। 3 दिन बाद शहर के लोग तेजी से बनती दीवारों को देखकर चौंक जाते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है। सुपरवाइजर कर्ट को नौकरी से निकाल देता है। उसका कहना था कि अगर कर्ट अकेला ही सारा काम कर देगा तो बाकी मजदूरों के लिए कोई काम नहीं बचेगा। साथ ही वो सलाह देता है कि कर्ट को रॉयल कैपिटल जाकर अपनी असली रैंक की जांच करवानी चाहिए। लेकिन कर्ट इसे सिर्फ तारीफ समझकर नजरअंदाज कर देता है और दोबारा क्रिशल के पास काम मांगने पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात यूलिशिया से होती है। उसे एक ऐसे माइनर की जरूरत थी जो पहाड़ों से क्रिस्टल्स निकाल सके ताकि उन्हें बेचकर वो अपना टैक्स चुका सके। कर्ट बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूलिशिया पहले थोड़ा हिचकती है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प ना होने की वजह से उसे अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद क्रिशल का असिस्टेंट आकर बताता है कि कर्ट के अकाउंट में अचानक 200 गोल्ड कॉइन्स जमा हुए हैं। क्रिशल हैरान रह जाती है। तभी असिस्टेंट उस सैंडबैग का असली राज बताता है। वो कोई साधारण बोरी नहीं, बल्कि माना मेजरमेंट टूल था। जितना ज्यादा माना कोई इस्तेमाल करता, वो उतना ही भारी होता जाता। इतना सुनते ही क्रिशल को कर्ट का टेस्ट याद आता है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का वास्तव में है कौन। दूसरी तरफ कर्ट और यूलिशिया अपने बेस कैंप पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कर्ट को पता चलता है कि दोनों को एक ही टेंट में रात बितानी होगी। ये सुनकर वो घबरा जाता है, लेकिन यूलिशिया उसे आराम से खाना देती है और शांत कर देती है। इतनी सी दयालुता भी कर्ट के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि हीरो पार्टी में रहते हुए किसी ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। रात होने पर यूलिशिया उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेती है, लेकिन कर्ट खुद बाहर सोने का फैसला करता है ताकि उसे कोई असहज महसूस ना हो। अगली सुबह वो यूलिशिया को सीधे उस जगह ले जाता है जहां रेयर क्रिस्टल्स मिलते हैं। जिन क्रिस्टल्स को ढूंढने में लोगों को काफी समय लग जाता था, कर्ट उन्हें आसानी से खोज निकालता है। इतना ही नहीं, वो कुछ ही मिनटों में उन क्रिस्टल्स को हाई क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल्स में बदल देता है। ये देखकर यूलिशिया पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा काम करने में बड़े बड़े मेजेस को घंटों लग जाते हैं। लेकिन कर्ट को अब भी लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। काम खत्म होने के बाद यूलिशिया रॉयल कैपिटल जाती है और अपनी दोस्त मिमिको को वो मैजिक क्रिस्टल्स दिखाती है। मिमिको उनकी क्वालिटी देखकर तुरंत 500 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर रखती है। साथ ही वो जानना चाहती है कि इतने शानदार क्रिस्टल्स आखिर बनाए किसने हैं। लेकिन यूलिशिया कर्ट की पहचान छिपा लेती है। तब मिमिको उसे चेतावनी देती है कि अगर दूसरे देशों को कर्ट की असली क्षमता का पता चल गया तो वो उसे ऊंचा पद और बड़ी दौलत देकर अपने देश ले जाने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनने के बाद यूलिशिया सीधे क्रिशल के पास जाती है और पूरे गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में जमा करवा देती है। इसके बाद वो क्रिशल से कर्ट के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी जानती है और आखिर में उसे साफ शब्दों में कह देती है कि कर्ट की असली पहचान या उसकी जानकारी किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली सुबह यूलिशिया दोबारा पहाड़ों में कर्ट के पास पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखते ही वो एक पल के लिए सन्न रह जाती है। सिर्फ एक ही रात में कर्ट ने उनके लिए लकड़ी का एक पूरा कैबिन बना दिया था। घर इतना अच्छा बना था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसे सिर्फ एक इंसान ने तैयार किया है। इसी बीच दूसरी तरफ फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग अपने नए मेज के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी बिल्कुल नहीं होती। पार्टी के मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि अचानक उनकी टीम वर्क इतनी खराब कैसे हो गई।
दूर खड़ी बैंडाना उन्हें देखकर बस मुस्कुराती है। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि कर्ट को निकालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वापस कैबिन में यूलिशिया कर्ट को बताती है कि उसके बनाए मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे बैरन बनने का ऑफर तक मिल सकता है, लेकिन कर्ट इस बात पर यकीन ही नहीं करता। उसे लगता है कि यूलिशिया बस उसका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। वो बिना सोचे वही जवाब देता है कि फिलहाल वो उसके साथ ही काम करेगा। असल में कर्ट को लगता था कि मैजिक क्रिस्टल्स बेचने के बाद भी यूलिशिया का टैक्स पूरा नहीं भर पाया होगा, जबकि सच ये था कि प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा यूलिशिया पहले ही उसके अकाउंट में जमा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद कर्ट बताता है कि उसे एक और अच्छी माइनिंग स्पॉट मिल गई है। यूलिशिया को लगता है कि शायद उसने पूरी रात कैबिन बनाया होगा और बिल्कुल आराम नहीं किया होगा, लेकिन कर्ट आराम से बताता है कि उसने 6 घंटे की नींद भी ली थी। यूलिशिया उसकी हेल्थ की टेंशन लेती है, लेकिन कर्ट उसकी बात का उल्टा मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि शायद वो उसे कामचोर समझ रही है, इसलिए वो तुरंत माफी मांगकर कहता है कि आगे से और मेहनत करेगा। थोड़ी देर बाद वो यूलिशिया को एक वैली में लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ रेयर ओर मिल सकता है। उसके बाद कर्ट खुद दूसरी जगह खुदाई करने चला जाता है। शाम तक यूलिशिया को एक बहुत बड़ा टोपाज मिल जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि कर्ट से इसे भी मैजिक स्टोन में कन्वर्ट करवा ले, जिससे इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी सोच बदल देती है। अब वो कर्ट को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना चाहती थी। जब वो वापस लौट रही होती है तब मजाक मजाक में सोचती है कि पता नहीं कर्ट ने इतनी देर में पूरा माइन ही बना दिया होगा। लेकिन माइन के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका मजाक सच निकला था। कर्ट ने सच में पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा माइन बना दिया था। यूलिशिया खुद को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि कर्ट के लिए शायद ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन अंदर जाते ही उसका पेशेंस टूट जाता है। माइन इतना बड़ा था कि उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सब एक ही दिन में हुआ है। इसी दौरान कर्ट उदास सा चेहरा लेकर उसके पास आता है। उसके हाथ में कई चमकदार पत्थर होते हैं। यूलिशिया वजह पूछती है। कर्ट दुखी होकर बताता है कि जिस ओर को वो ढूंढ रहा था वो उसे बहुत कम मिला। ये सुनकर यूलिशिया को पहली बार लगता है कि चलो कर्ट के भी बुरे दिन आते हैं, लेकिन जब वो उसके हाथ में रखे चमकदार पत्थरों के बारे में पूछती है तब कर्ट बिल्कुल कैजुअली बताता है कि ये सब मिथ्रिल है। ये नाम सुनते ही यूलिशिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मिथ्रिल की कीमत गोल्ड और प्लैटिनम से भी कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन कर्ट आराम से कहता है कि उसके गांव में मिथ्रिल की कोई खास वैल्यू ही नहीं थी। यूलिशिया ये सोचकर ही हैरान रह जाती है कि अगर मिथ्रिल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कर्ट असल में किस चीज की तलाश कर रहा था। तब कर्ट उसे एक और दिखाता है। उसका नाम था ऑरिकैल्कम, जिसे गॉड्स का मेटल कहा जाता है। यूलिशिया का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि ये दुनिया की सबसे रेयर और सबसे कीमती धातु मानी जाती है। लेकिन कर्ट फिर से बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोल देता है कि ये जमीन के अंदर काफी मिल जाता है, बस लगभग 7 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो ये भी बताता है कि इतनी गहरी खुदाई करने के बाद उसने पूरा गड्ढा सिर्फ 8 घंटे में दोबारा भर भी दिया था। यूलिशिया कुछ देर तक चुप रह जाती है। फिर वो सिर्फ इतना कहती है कि अगली बार माइन को बंद मत करना। उससे अंदाजा हो चुका था कि कर्ट की असली एबिलिटीज उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक, या कहना चाहिए कई गुना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शुरुआत होती है कर्ट रॉकहैन से, जो मशहूर एस रैंक हीरो पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का सदस्य होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं थी। हर मिशन में बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ते थे, जबकि कर्ट सिर्फ सपोर्ट का काम करता था। उसने हमेशा पूरी ईमानदारी से पार्टी की मदद की, लेकिन किसी ने उसकी मेहनत की कभी कदर नहीं की। एक दिन पार्टी का लीडर आखिरकार उसे बुलाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक कर्ट सिर्फ पार्टी पर बोझ बन चुका है और उसकी जगह कोई भी दूसरा सदस्य ज्यादा काम का होगा। इतने साल साथ रहने के बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बदले में शुक्रिया भी नहीं मिला, सीधा बाहर का रास्ता मिल गया। अगले दिन कर्ट नौकरी की तलाश में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट क्रिशल से होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा था, उसे उम्मीद होती है कि शायद उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट होगा। वो तुरंत उसका टेस्ट लेती है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कर्ट की कॉम्बैट एबिलिटी सिर्फ जी रैंक निकलती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स लगभग ना के बराबर होती हैं। जब कर्ट बताता है कि उसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचे, तब क्रिशल उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की सलाह देती है। उससे पहले वो एक भारी सैंडबैग उठाने को कहती है। कर्ट पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बोरी मुश्किल से हिलती है। उसे महसूस होता है जैसे उसका माना लगातार खत्म हो रहा हो। क्रिशल यही समझती है कि वो बस बहुत कमजोर है, इसलिए उसे मजदूरी का काम दिला देती है। कुछ देर बाद कर्ट शहर की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करने पहुंचता है। वहां का सुपरवाइजर उसकी पतली दुबली बॉडी देखकर उसे सिर्फ सीमेंट लगाने का छोटा सा काम देकर चला जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो वापस लौटता है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। कर्ट अकेले ही शहर की लगभग 1/3 दीवार की मरम्मत पूरी कर चुका होता है। इतना काम सामान्य इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन था। सुपरवाइजर तुरंत उसे अपने पास मौजूद सारे पैसे दे देता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है।
दूसरी तरफ कर्ट खुद हैरान था कि उसे पहली बार इतनी बड़ी कमाई मिली है। 3 दिन बाद शहर के लोग तेजी से बनती दीवारों को देखकर चौंक जाते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है। सुपरवाइजर कर्ट को नौकरी से निकाल देता है। उसका कहना था कि अगर कर्ट अकेला ही सारा काम कर देगा तो बाकी मजदूरों के लिए कोई काम नहीं बचेगा। साथ ही वो सलाह देता है कि कर्ट को रॉयल कैपिटल जाकर अपनी असली रैंक की जांच करवानी चाहिए। लेकिन कर्ट इसे सिर्फ तारीफ समझकर नजरअंदाज कर देता है और दोबारा क्रिशल के पास काम मांगने पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात यूलिशिया से होती है। उसे एक ऐसे माइनर की जरूरत थी जो पहाड़ों से क्रिस्टल्स निकाल सके ताकि उन्हें बेचकर वो अपना टैक्स चुका सके। कर्ट बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूलिशिया पहले थोड़ा हिचकती है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प ना होने की वजह से उसे अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद क्रिशल का असिस्टेंट आकर बताता है कि कर्ट के अकाउंट में अचानक 200 गोल्ड कॉइन्स जमा हुए हैं। क्रिशल हैरान रह जाती है। तभी असिस्टेंट उस सैंडबैग का असली राज बताता है। वो कोई साधारण बोरी नहीं, बल्कि माना मेजरमेंट टूल था। जितना ज्यादा माना कोई इस्तेमाल करता, वो उतना ही भारी होता जाता। इतना सुनते ही क्रिशल को कर्ट का टेस्ट याद आता है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का वास्तव में है कौन। दूसरी तरफ कर्ट और यूलिशिया अपने बेस कैंप पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कर्ट को पता चलता है कि दोनों को एक ही टेंट में रात बितानी होगी। ये सुनकर वो घबरा जाता है, लेकिन यूलिशिया उसे आराम से खाना देती है और शांत कर देती है। इतनी सी दयालुता भी कर्ट के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि हीरो पार्टी में रहते हुए किसी ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। रात होने पर यूलिशिया उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेती है, लेकिन कर्ट खुद बाहर सोने का फैसला करता है ताकि उसे कोई असहज महसूस ना हो। अगली सुबह वो यूलिशिया को सीधे उस जगह ले जाता है जहां रेयर क्रिस्टल्स मिलते हैं। जिन क्रिस्टल्स को ढूंढने में लोगों को काफी समय लग जाता था, कर्ट उन्हें आसानी से खोज निकालता है। इतना ही नहीं, वो कुछ ही मिनटों में उन क्रिस्टल्स को हाई क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल्स में बदल देता है। ये देखकर यूलिशिया पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा काम करने में बड़े बड़े मेजेस को घंटों लग जाते हैं। लेकिन कर्ट को अब भी लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। काम खत्म होने के बाद यूलिशिया रॉयल कैपिटल जाती है और अपनी दोस्त मिमिको को वो मैजिक क्रिस्टल्स दिखाती है। मिमिको उनकी क्वालिटी देखकर तुरंत 500 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर रखती है। साथ ही वो जानना चाहती है कि इतने शानदार क्रिस्टल्स आखिर बनाए किसने हैं। लेकिन यूलिशिया कर्ट की पहचान छिपा लेती है। तब मिमिको उसे चेतावनी देती है कि अगर दूसरे देशों को कर्ट की असली क्षमता का पता चल गया तो वो उसे ऊंचा पद और बड़ी दौलत देकर अपने देश ले जाने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनने के बाद यूलिशिया सीधे क्रिशल के पास जाती है और पूरे गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में जमा करवा देती है। इसके बाद वो क्रिशल से कर्ट के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी जानती है और आखिर में उसे साफ शब्दों में कह देती है कि कर्ट की असली पहचान या उसकी जानकारी किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली सुबह यूलिशिया दोबारा पहाड़ों में कर्ट के पास पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखते ही वो एक पल के लिए सन्न रह जाती है। सिर्फ एक ही रात में कर्ट ने उनके लिए लकड़ी का एक पूरा कैबिन बना दिया था। घर इतना अच्छा बना था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसे सिर्फ एक इंसान ने तैयार किया है। इसी बीच दूसरी तरफ फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग अपने नए मेज के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी बिल्कुल नहीं होती। पार्टी के मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि अचानक उनकी टीम वर्क इतनी खराब कैसे हो गई। दूर खड़ी बैंडाना उन्हें देखकर बस मुस्कुराती है। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि कर्ट को निकालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वापस कैबिन में यूलिशिया कर्ट को बताती है कि उसके बनाए मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे बैरन बनने का ऑफर तक मिल सकता है, लेकिन कर्ट इस बात पर यकीन ही नहीं करता। उसे लगता है कि यूलिशिया बस उसका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। वो बिना सोचे वही जवाब देता है कि फिलहाल वो उसके साथ ही काम करेगा। असल में कर्ट को लगता था कि मैजिक क्रिस्टल्स बेचने के बाद भी यूलिशिया का टैक्स पूरा नहीं भर पाया होगा, जबकि सच ये था कि प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा यूलिशिया पहले ही उसके अकाउंट में जमा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद कर्ट बताता है कि उसे एक और अच्छी माइनिंग स्पॉट मिल गई है। यूलिशिया को लगता है कि शायद उसने पूरी रात कैबिन बनाया होगा और बिल्कुल आराम नहीं किया होगा, लेकिन कर्ट आराम से बताता है कि उसने 6 घंटे की नींद भी ली थी। यूलिशिया उसकी हेल्थ की टेंशन लेती है, लेकिन कर्ट उसकी बात का उल्टा मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि शायद वो उसे कामचोर समझ रही है, इसलिए वो तुरंत माफी मांगकर कहता है कि आगे से और मेहनत करेगा। थोड़ी देर बाद वो यूलिशिया को एक वैली में लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ रेयर ओर मिल सकता है। उसके बाद कर्ट खुद दूसरी जगह खुदाई करने चला जाता है। शाम तक यूलिशिया को एक बहुत बड़ा टोपाज मिल जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि कर्ट से इसे भी मैजिक स्टोन में कन्वर्ट करवा ले, जिससे इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगले ही पल वो अपनी सोच बदल देती है। अब वो कर्ट को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना चाहती थी। जब वो वापस लौट रही होती है तब मजाक मजाक में सोचती है कि पता नहीं कर्ट ने इतनी देर में पूरा माइन ही बना दिया होगा। लेकिन माइन के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका मजाक सच निकला था। कर्ट ने सच में पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा माइन बना दिया था। यूलिशिया खुद को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि कर्ट के लिए शायद ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन अंदर जाते ही उसका पेशेंस टूट जाता है। माइन इतना बड़ा था कि उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सब एक ही दिन में हुआ है। इसी दौरान कर्ट उदास सा चेहरा लेकर उसके पास आता है।
उसके हाथ में कई चमकदार पत्थर होते हैं। यूलिशिया वजह पूछती है। कर्ट दुखी होकर बताता है कि जिस ओर को वो ढूंढ रहा था वो उसे बहुत कम मिला। ये सुनकर यूलिशिया को पहली बार लगता है कि चलो कर्ट के भी बुरे दिन आते हैं, लेकिन जब वो उसके हाथ में रखे चमकदार पत्थरों के बारे में पूछती है तब कर्ट बिल्कुल कैजुअली बताता है कि ये सब मिथ्रिल है। ये नाम सुनते ही यूलिशिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मिथ्रिल की कीमत गोल्ड और प्लैटिनम से भी कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन कर्ट आराम से कहता है कि उसके गांव में मिथ्रिल की कोई खास वैल्यू ही नहीं थी। यूलिशिया ये सोचकर ही हैरान रह जाती है कि अगर मिथ्रिल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कर्ट असल में किस चीज की तलाश कर रहा था। तब कर्ट उसे एक और दिखाता है। उसका नाम था ऑरिकैल्कम, जिसे गॉड्स का मेटल कहा जाता है। यूलिशिया का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि ये दुनिया की सबसे रेयर और सबसे कीमती धातु मानी जाती है। लेकिन कर्ट फिर से बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोल देता है कि ये जमीन के अंदर काफी मिल जाता है, बस लगभग 7 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो ये भी बताता है कि इतनी गहरी खुदाई करने के बाद उसने पूरा गड्ढा सिर्फ 8 घंटे में दोबारा भर भी दिया था। तो कुछ देर के लिए उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है और उससे बस इतना कहती है, अगली बार माइन को पूरा मत भर देना। कर्ट को अब भी समझ नहीं आता कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया है। उसे तो ये सब बिल्कुल सामान्य काम लगता है। अगले दिन दोनों माइन के अंदर बने एक सीक्रेट टनल के जरिए वापस समैला लौटते हैं। ये रास्ता टाइकून के इलाके तक जाने वाला शॉर्टकट था। यूलिशिया तुरंत दिमाग लगाती है और इस रास्ते को लोगों के लिए खोल देती है। अब जो भी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेगा उसे एक छोटी सी फी देनी होगी। उसका प्लान साफ था, इसी पैसे से वो अपना टैक्स चुकाने वाली थी। शहर पहुंचते ही कर्ट की मुलाकात बंडाना से होती है। वो उसे बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा नहीं रही, लेकिन असलियत कुछ और थी। दरअसल पार्टी लीडर गोलनोवा ने ही उसे कर्ट को वापस बुलाने भेजा था। वजह कोई लड़ाई नहीं बल्कि खाना था, क्योंकि कर्ट के हाथ का बना खाना ही गोलनोवा को पसंद आता था। बंडाना देखती है कि कर्ट अभी भी नई नौकरी की तलाश में है, इसलिए वो उसे शहर की मशहूर अटेलियर माइस्टर ऑफिलिया का पता दे देती है और कहती है कि शायद वहां उसके लिए काम मिल जाए। कर्ट बिना देर किए बताए गए पते पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात अटेलियर की असिस्टेंट मिशेल से होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बंडाना ने कर्ट को भेजा है, वो तुरंत उसका स्वागत करती है। लेकिन स्वागत ज्यादा देर नहीं चलता। मिशेल उसे सीधे किचन में ले जाती है। किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से किसी ने वहां सफाई ही न की हो। बर्तन हर तरफ बिखरे पड़े थे और पूरा कमरा अव्यवस्थित था। मिशेल कर्ट से बर्तन साफ करने की मदद मांगती है। कर्ट बिना कोई शिकायत किए काम शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा किचन चमकने लगता है। जहां पहले हर तरफ गंदगी थी, वहीं अब सब कुछ बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है। मिशेल ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। काम खत्म होने के बाद कर्ट पूरे घर का निरीक्षण करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिसलॉट से होती है, जो एक रहस्यमयी कर्ज से पीड़ित थी। कर्ट उसे ध्यान से देखता है और उसकी हालत समझने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है कि लिसलॉट काफी देर से भूखी है, इसलिए वो बिना समय गवाए उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यूलिशिया दोबारा मिमिको से मिलती है। वहां उसे पता चलता है कि कर्ट को जो मिथ्रिल मिला था उसकी कीमत लगभग 50 लाख गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। ये सुन के यूलिशिया की टेंशन और बढ़ जाती है। उसे डर था कि अगर कर्ट की असली एबिलिटी दुनिया के सामने आ गई तो बहुत से लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसी दौरान वो मिमिको को बताती है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का मेंबर था। ये सुनते ही मिमिको एक और शॉकिंग खबर देती है। वो बताती है कि उस पार्टी का लीडर अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। फिर मिमिको यूलिशिया से पूछती है कि अब वो आगे क्या करने वाली है। यूलिशिया बिना देरी किए अपना प्लान बताती है। वो चाहती थी कि कर्ट को एक अटेलियर माइस्टर बनाया जाए, जबकि वो खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर हर वक्त उसकी हिफाजत करे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कर्ट को अपनी ही एबिलिटीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसे मनाना किसी भी मिशन से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उधर कर्ट ओफिलिया के घर पर किचन में लिसलॉट के लिए पॉरेज बना रहा होता है। तभी ओफिलिया वहां आ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कर्ट की मुलाकात लिसलॉट से हो चुकी है, वो चुपचाप उसे कुछ पैसे देती है और उस दिन के लिए घर भेज देती है। खाना तैयार होने के बाद ओफिलिया खुद वो पॉरेज लिसलॉट के कमरे में लेकर जाती है। खाने की खुशबू आते ही लिसलॉट के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। सेफ्टी के लिए ओफिलिया पहले खुद टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन लिसलॉट मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है और अगर खाने में जहर भी हुआ तो उसके शरीर में मौजूद कर्स उससे पहले ही खत्म कर देगा। ये कहकर वो एक चम्मच पॉरेज खा लेती है। टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वो तुरंत कर्ट की तारीफ करती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और दर्द से कराहने लगती है। ये देखकर ओफिलिया घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद कर्ट ने गलती से लिसलॉट को पॉइजन दे दिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद लिसलॉट खुद उठकर खड़ी हो जाती है। सबसे हैरानी की बात, उसके शरीर पर लगा हुआ कर्स धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसी वक्त कहीं और एक हुड पहना हुआ आदमी अपने मालिक से माफी मांग रहा होता है। वो बताता है कि लिसलॉट पर लगाया गया कर्स टूट चुका है, लेकिन उसका सुपीरियर उसे नया ऑर्डर देता है। चाहे कुछ भी हो, अगली बार लिसलॉट जिंदा नहीं बचनी चाहिए।
उसी रात ओफेलिया लिजलॉट को लेकर मिमिको और यूलिशिया से मिलने पहुंचती है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद दोनों लड़कियां लिजलॉट को देखकर रिस्पेक्ट से झुक जाती हैं। तब पता चलता है कि लिजलॉट असल में उनके किंगडम की थर्ड प्रिंसेस है। मिमिको हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसने सुना था कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत खराब है। तब ओफेलिया पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि लिजलॉट किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक पावरफुल कर्स का शिकार हुई थी। ये कर्स कुछ असैसिन्स ने इसलिए लगाया था क्योंकि लिजलॉट अपने किंगडम और गुरमाकू एम्पायर के बीच शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह थी। अगर उसकी मौत हो जाती तो दोनों देशों के बीच रिश्ते टूट सकते थे। जब मिमिको को पता चलता है कि कर्स टूट चुका है तो वो पूछती है कि आखिर ये हुआ कैसे। तब लिजलॉट सिर्फ एक नाम लेती है, कर्ट। उसका नाम सुनते ही मिमिको और यूलिशिया दोनों एक साथ हैरान रह जाती हैं। लिजलॉट उन्हें बताती है कि कर्ट ने बिना जाने ही उसकी जान बचा ली थी। ये सुनकर यूलिशिया को और भी यकीन हो जाता है कि कर्ट की असली एबिलिटीज उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। अब सब लोग मिलकर उस शख्स को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं जिसने लिजलॉट पर कर्स लगाया था। मिमिको 3 सस्पेक्ट्स के नाम बताती है, एक रॉयल नाइट, दूसरा बिशप ट्रिस्टन और तीसरी किंगडम की थर्ड क्वीन। सब मिलकर हर सस्पेक्ट पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन तीनों के खिलाफ काफी सबूत मिलते हैं। तब ओफेलिया एक प्लान प्रपोज करती है। वो कहती है कि अगर लिजलॉट किसी नए अटेलियर माइस्टर के साथ ट्रेनिंग शुरू करे तो असली कल्प्रिट जरूर रिएक्ट करेगा और जिस इंसान पर सबसे पहले शक होगा वही उनका टारगेट बन जाएगा। लेकिन इस प्लान के लिए एक टैलेंटेड अटेलियर माइस्टर की जरूरत थी। तब यूलिशिया कर्ट का बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल सबके सामने रखती है। क्रिस्टल की क्वालिटी देखते ही ओफेलिया बिना एक सेकंड सोचे कर्ट को इस मिशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट चुन लेती है। अगले दिन कर्ट दोबारा ओफेलिया के घर पहुंचता है, लेकिन मिशेल उसे बताती है कि आज उसके लिए कोई काम नहीं है। निराश होकर वो वहां से निकल जाता है और एक डाइनर में खाना खाने बैठ जाता है। वहीं उसकी नज़र एक एडवेंचरर पार्टी पर पड़ती है जो अपने पोर्टर के बिना अगला मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर कर्ट खुद उनकी मदद करने की ऑफर देता है। पार्टी के मेंबर्स उसकी बॉडी देखकर पहले यकीन नहीं करते, क्योंकि इस काम के लिए लगभग 150 किलोग्राम का सामान उठाना पड़ता था। लेकिन कर्ट सबको सरप्राइज कर देता है। वो आराम से पार्टी के 2 मेंबर्स को एक साथ उठा लेता है, जिनका टोटल वेट लगभग 250 किलोग्राम था। ये देखकर डाइनर में मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसकी स्ट्रेंथ देखकर एडवेंचरर पार्टी उसे तुरंत अपने साथ रख लेती है और मिशन के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कर्ट भी मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है। कुछ देर बाद वो एक पुरानी केव के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही कर्ट पर अचानक एक स्लाइम मॉन्स्टर अटैक कर देता है। कर्ट उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन छोटा सा स्लाइम भी उसके लिए बॉस फाइट बन जाता है। तभी सीना आगे बढ़कर एक ही अटैक में स्लाइम को खत्म कर देती है। कर्ट शर्माते हुए बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन उसे डांटने के बजाय डैंजो हंसता हुआ कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम फाइट करना नहीं, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। ये बात सुनकर कर्ट सच में इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने उसे बोझ नहीं बल्कि अपना साथी माना था। थोड़ी देर बाद सब केव के अंदर बढ़ते हैं। अंधेरा इतना था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। सीना तुरंत लाइट मैजिक यूज करती है और पूरी केव रोशन हो जाती है। रोशनी होते ही सबके सामने गॉब्लिन्स की पूरी कॉलोनी नजर आती है। डैंजो बिना वक्त गवाए एक गॉब्लिन को खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले वो जोर से चीख देता है, बैकअप बुला लिया। अगले ही पल केव के अंदर से दर्जनों गॉब्लिन्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। कंस तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। वो कर्ट से बोलता है, तुम और सीना उस सीक्रेट पैसेज से निकलो, हम इन सबको यहीं रोक लेंगे। कर्ट समझ जाता है कि वो लोग अपनी जान रिस्क में डालकर उसे बचा रहे हैं। उसके दिल में पहली बार असली टीममेट्स वाली फीलिंग आती है। वो बोलता है, मैं भी फाइट करूंगा, लेकिन सीना सिर हिला देती है। डैंजो और कंस को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, चलो। दोनों सीक्रेट टनल की तरफ बढ़ते हैं। सीना रास्ते को रोशन करती रहती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पैर वहीं जम जाते हैं। उसके सामने खड़े थे आयरन ड्रैगन गोलम्स। ये मॉन्स्टर्स गॉब्लिन से कई गुना ज्यादा डेंजरस थे। सीना धीरे से बोलती है, ये बहुत बुरा हो गया। उधर दूसरी तरफ यूरिशिया और प्रिंसेस लिजालॉट कर्ट को ढूंढते हुए इनकी तरफ जा रही होती हैं। रास्ते में यूरिशिया उसे वार्निंग देती है, याद रखना, कर्ट या किसी और को अपनी असली पहचान मत बताना। लिजालॉट मुस्कुराकर जवाब देती है, ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो। दोनों इन पहुंचती हैं, लेकिन कर्ट का रूम खाली मिलता है। तभी बाहर से बैंडाना की आवाज आती है। वो बताती है, कर्ट टीम साकुरा के साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली केव में मिशन पर गया है। पहले थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है, उसे लगता है कहीं ये किसी का ट्रैप तो नहीं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो डिसीजन ले लेती है। वो लिजालॉट की तरफ देखकर कहती है, तुम यहीं रुकना, मैं कर्ट को लेकर वापस आती हूँ। लेकिन प्रिंसेस लिजालॉट सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अब उसने इतनी मैजिक सीख ली है कि अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। आखिरकार यूरिशिया को उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों साथ में केव की तरफ निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो केव के अंदर पहुंचती हैं, लिजालॉट को कर्ट की सेंट फील हो जाती है।
अपनी एनहांस्ड सेंसिंग मैजिक की मदद से वो एक सीक्रेट वॉल के पास रुकती है और बताती है कि उसके पीछे कोई जबरदस्त फाइट चल रही है। ये सुनते ही यूरिशा कहती है, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं कर्ट को लेकर आती हूँ। अंदर घुसने से पहले लीज़ेलॉट उस पर एक एनहांसमेंट स्पेल कास्ट करती है, जिससे यूरिशा की फिजिकल एबिलिटीज और भी बूस्ट हो जाती हैं। अगले ही पल यूरिशा केव के अंदर एंट्री मारती है। उधर डांजो और कांस आयरन गॉब्लिन से बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन यूरिशा आते ही एक ही अटैक में उन मॉन्स्टर्स का गेम ओवर कर देती है। डांजो और कांस बस उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ सीना को लगने लगता है कि अब सबकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। वो कर्ट से माफी मांगने ही वाली होती है, लेकिन कर्ट बिल्कुल शांत रहता है। वो बस इतना कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद वो सीधा आयरन गॉब्लिन्स और माइनिंग गोलेम्स की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और कर्ट अपनी छोटी सी डैगर से उन्हें ऐसे गिरा देता है जैसे बर्थडे पार्टी में कोई बलून्स फोड़ रहा हो। सीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये बंदा असल में है कौन? यूरिशिया भी ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कर्ट ने इतनी डेंजरस मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। कर्ट उसे देखते ही बोलता है, प्लीज डांजो और कांस को देख लो। यूरिशिया उन दोनों को चेक करके बताती है कि इंजरी जरूर है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं। उधर लीज़ेलॉट की नजर तो बस कर्ट पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया में और कुछ दिख ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सब लोग यूरिशिया का शुक्रिया अदा करते हैं। वो मानते हैं कि बिना स्काउटिंग किए केव में घुसना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन यूरिशिया इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसके पास एक और जरूरी बात थी। वो कर्ट को बताती है कि एक नया अटेलियर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और वो चाहती है कि कर्ट उसके साथ चले। कर्ट तुरंत मना नहीं करता, लेकिन याद दिलाता है कि वो अभी टीम साकुरा का मेंबर है। तब डांजो और बाकी मेंबर्स खुद उससे कहते हैं, हमारी टेंशन मत लो, तुम ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लो। सबको सरप्राइज करते हुए यूरिशिया सिर्फ कर्ट को नहीं बल्कि पूरी टीम साकुरा को भी इनवाइट कर लेती है। उसे नए अटेलियर के लिए एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स की जरूरत थी। सब लोग खुशी खुशी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि टाउन लौटकर सेलिब्रेशन करेंगे। वापस आते वक्त कर्ट सारा लूट का सामान भी खुद ही उठाकर लेके जा रहा होता है। रस्ते में यूरिशिया बताती है कि अटेलियर ज्वाइन करने के बाद कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट दोबारा होगा। कर्ट भी बिना कुछ सोचे हाँ बोल देता है। टाउन पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात मिमिको से होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन एक कोर्ट मेज के रूप में देती है और बताती है कि ओफिलिया की रिकमेंडेशन की वजह से ही वो कर्ट में इंटरेस्टेड हुई थी। उसने पहले ही कर्ट का मैजिक क्रिस्टल एग्जामिन कर लिया था। जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट मिमिको ही कंडक्ट करेगी, वो बिना किसी कंप्लेंट के कोऑपरेट कर लेता है। उसी रात जब बाकी सब सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं, मिमिको यूरिशिया को एक शॉकिंग रिपोर्ट देती है। कर्ट की सारी एप्टीट्यूड एबिलिटीज एस रैंक निकली थी और उसका लेटेंट मैजिक पावर तो मिमिको से भी काफी ज्यादा था। यूरिशिया का डाउट अब कंफर्म हो चुका था। अब वो अपना सीक्रेट अटेलियर माइस्टर प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू करने वाली थी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि क्रिसेल उनकी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन छुपकर सुन रही थी। दोनों उसे सीधा धमकी नहीं देती, लेकिन इतना जरूर समझा देती हैं कि अगर ये बात किसी और तक पहुंची तो उसका हाल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन बाद सब लोग अपने नए बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान कांस क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है, वैसे ये अटेलियर माइस्टर है कौन? यूरिशिया तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है। ये वही सवाल था जो उसकी पूरी प्लानिंग खराब कर सकता था। उधर सीना शुरू से ही सबको सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि यूरिशिया ने उनकी पार्टी को हेल्प के लिए नहीं बल्कि सीक्रेट छुपाने के लिए साथ रखा है। इसलिए वो मन ही मन डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो वो अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करेगी। थोड़ी देर बाद सब लोग टाइकून सिटी पहुंच जाते हैं। सिटी देखते ही कर्ट को अपनी पुरानी जॉब याद आ जाती है, जहां उसे सिर्फ 3 दिन में ही निकाल दिया गया था। कैरेज से उतरने के बाद यूरिशिया उन्हें एक बहुत बड़े और बिल्कुल खाली प्लॉट पर ले जाती है। वो मुस्कुराकर अनाउंस करती है, आज से ये हमारा नया बेस है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि वहां बेस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। यूरिशिया समझाती है कि फिलहाल सब लोग इन में रहेंगे जब तक अटेलियर कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर वो सीधा कर्ट की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम ये पूरा अटेलियर खुद बना सकते हो? पार्टी को लगता है शायद यूरिशिया मजाक कर रही है, लेकिन कर्ट बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है, 3 दिन दे दीजिए। सब फिर से शॉक। यूरिशिया भी हंस पड़ती है और कहती है कि जितना टाइम चाहिए ले सकता है। जब वो मटेरियल्स के बारे में पूछती है, कर्ट एक लंबी लिस्ट बना देता है। यूरिशिया बताती है कि ये सब अरेंज करने में उसे लगभग 2 दिन लगेंगे। सीना को अब भी टेंशन थी कि कर्ट इतना बड़ा काम अकेले कैसे करेगा। उधर कर्ट की टेंशन कुछ और ही थी। वो बस इतना सोच रहा था कि कहीं उसका बनाया हुआ अटेलियर फ्यूचर के अटेलियर माइस्टर के लायक ना निकले। सबको इन भेजने से पहले यूरिशिया उसे याद दिलाती है कि काम के चक्कर में खाना और रेस्ट मिस मत करना। इन पहुंचते ही वो सबको एक राउंड टेबल मीटिंग के लिए बुला लेती है। जैसे ही सब बैठते हैं, सीना सीधा सवाल दाग देती है, सच सच बताइए, कर्ट असल में है कौन? वो सबको केव वाली फाइट याद दिलाती है, जहां कर्ट ने सिर्फ एक डैगर से आयरन गॉब्लिन्स और माइनिंग गोलेम्स को खत्म कर दिया था। उसके बाद वो यूरिशिया और लीज़ेलॉट की आइडेंटिटी भी पूछ लेती है।
यूरिशिया बताती है कि वो पहले रॉयल फैमिली के अंदर काम करने वाली एडवेंचरर थी। वहीं लीज़ेलॉट अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है। वो इस किंगडम की थर्ड प्रिंसेस है जो फिलहाल अपनी पहचान छुपाकर रह रही है। आखिर में यूरिशिया एक और बड़ा राज बताती है। कॉम्बैट को छोड़कर उसकी बाकी सारी एप्टीट्यूड्स SSS रैंक की हैं। जैसे ही वो बताती है कि कर्ट को नया अटेलियर माइस्टर बनाया जाएगा, सीना गुस्से में आ जाती है। उसका कहना था कि कर्ट को खुद ही नहीं पता और सब उससे ये बात छुपा रहे हैं। यूरिशिया शांत होकर समझाती है कि कर्ट बहुत सीधा और मासूम है। अगर किसी गलत इंसान को उसकी असली वैल्यू पता चल गई तो वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए फिलहाल उससे सच बताने से ज्यादा जरूरी उसकी सेफ्टी है। ये सुनकर लिज़ेलॉट सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मिलकर कर्ट की हिफाजत करें। कुछ देर की खामोशी के बाद डैंजो बोलता है, हम पर कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कर्ट हमारा साथी है, हम उसका साथ जरूर देंगे। बाकी सब भी उसकी बात से अग्री कर लेते हैं। सिर्फ सीना ही अब भी कंफ्यूज थी। जब उसे पता चलता है कि यूरिशिया की कर्ट से मुलाकात को सिर्फ 6 दिन हुए हैं, तो वो सर पकड़कर बस इतना कहती है, लगता है इस रूम में सिर्फ मैं ही नॉर्मल इंसान हूं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हवा लेने के लिए नए बेस की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वहां का सीन देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिर्फ कुछ घंटों में ही कर्ट ने आधी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। सीना हैरान होकर पूछती है, कर्ट, तुम पर इतना काम डाल दिया है, थक नहीं जाते? कर्ट मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, मुझे सबकी हेल्प करके खुशी मिलती है। उसकी इतनी सीधी बात सुनकर सीना का दिल पिघल जाता है। वो हाथ बढ़ाकर कहती है, आज से हम दोस्त हैं। कर्ट भी खुशी से स्माइल कर देता है। उधर दूसरी तरफ डांजो की मुलाकात बेंडाना से होती है। बेंडाना उसे एक शॉकिंग सच बताती है। उनका पुराना टीममेट बिबिनाकी असल में कोई सीधा एडवेंचरर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल गद्दार था। वो पैसे लेकर विलन्स के क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करता, पार्टीज में घुसता और फिर अंदर से उन्हें बर्बाद कर देता था। गॉब्लिन मिशन भी उसी की प्लानिंग थी। ये सुनकर डांजो का खून खौल उठता है। उसी रात वो सीधा उस बार में पहुंच जाता है जहां बिबिनाकी शराब पीकर अपनी अगली साजिश बना रहा होता है। जैसे ही बिबिनाकी डांजो को देखता है, वो सीधा भाग लेता है, लेकिन किस्मत भी उसके खिलाफ थी। एक वायर में पैर उलझता है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। डांजो आराम से उसके पास पहुंचता है, मगर मेरी पार्टी के आसपास दोबारा दिखा तो सशीमी बना दूंगा। बिबिनाकी का नशा 1 सेकंड में उतर जाता है। डांजो वहां से चला जाता है। छुपकर ये सब देख रही बेंडाना बस सर हिला देती है। काश वहीं खत्म कर देता। वो बिबिनाकी के पीछे जाने ही वाली होती है कि उसकी नजर मिमिको की इंटेलिजेंस यूनिट के एक मेंबर पर पड़ जाती है। सिचुएशन समझते ही वो चुपचाप वापस गायब हो जाती है। अगले दिन वो एक रिपोर्ट रिसीव करती है। उसमें मार्लिफिस का नाम होता है, लेकिन उसका टारगेट बदल चुका था। अब उसकी अगली डेस्टिनेशन थी कर्ट का होम टाउन। इधर तीसरे दिन सब लोग नए बेस पर पहुंचते हैं और जो सीन उनके सामने था उसने सबको शॉक कर दिया। 3 दिन पहले जो जगह बिल्कुल खाली थी, आज वहां एक शानदार अटेलियर मैंशन खड़ा था। सब लोग अंदर घुसते हैं। कर्ट फुल एक्साइटमेंट के साथ मैंशन का टूर कराता है। हर रूम, हर डिजाइन, हर छोटी डिटेल देखकर सब बस एक ही बात सोच रहे थे, ये आदमी इंसान है या कंस्ट्रक्शन मशीन? टूर खत्म होते ही कर्ट पूछता है, वैसे अटेलियर माइस्टर कब आ रहे हैं? यूरिशिया तुरंत झूठ बोल देती है, उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। फिर वो रूम्स काउंट करती है और कर्ट से पूछती है, तुम किस रूम में रहोगे? कर्ट सीधा जवाब देता है, मैं किचन के पास छोटे वाले रूम में रह लूंगा। सब एक साथ चिल्लाते हैं, बिल्कुल नहीं। डांजो बोलता है, मास्टर बेडरूम तुम्हारा है। लेकिन कर्ट को ये बात मजाक लगती है। उसके हिसाब से वो सिर्फ चोर्स करता है। 2 घंटे की डिस्कशन के बाद जाकर वो एक कंडीशन पर मानता है, जैसे ही असली अटेलियर माइस्टर आएंगे मैं रूम छोड़ दूंगा। यूरिशिया बात बदलते हुए पूछती है, क्या तुम इस मैंशन के अराउंड एंटी कर्स बैरियर बना सकते हो? कर्ट थोड़ा सोचकर मना कर देता है, वो मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए यूरिशिया मिमिको के दिए हुए टैलिस्मैन्स पूरे मैंशन में लगा देती है। इसी बीच लिज़ेलॉट चुपके से अपने रूम से बाहर निकलती है। मिशन सिंपल था, कर्ट से मिलना। यूरिशिया उसे देख लेती है। प्रिंसेस, सीधा बताओ क्या प्लान है? लिज़ेलॉट मुस्कुराकर छेड़ती है, कहीं तुम जेलस तो नहीं? यूरिशिया शर्माकर बस इतना कहती है, हमारे सीधे साधे कर्ट को बिगाड़ना मत। अगली सुबह कर्ट सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। लिज़ेलॉट फिर से उसके पास जाने की प्लानिंग करती है, लेकिन यूरिशिया फिर बीच में आ जाती है। रिजल्ट, पूरी प्लानिंग कैंसिल। सब आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। खाने के बाद यूरिशिया देखती है कि कर्ट उन टैलिस्मैन्स को साफ कर रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये कर्स से बचाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मिमिको का वेट भी कर रही होती है। उधर चर्च में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिशप ट्रिस्टन मार्लिफिस को चर्च से निकाल देता है। रीजन, उसकी पुरानी पार्टी का लीडर अब वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। मार्लिफिस बहुत समझाती है, लेकिन ट्रिस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम्हारी बदनामी चर्च की इमेज खराब करेगी। मार्लिफिस टूट सी जाती है। तब ट्रिस्टन एक डील रखता है। वो उसे वाइन पिलाता है। जैसे ही वो पीती है, उसके पेट पर एक डेंजरस कर्स एक्टिवेट हो जाता है। ट्रिस्टन ठंडे अंदाज में बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो प्रिंसेस लिज़ेलॉट को मार दो। मजबूरी में मार्लिफिस ये मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात दर्द से तड़पते हुए उसे सपने में एक डेमन लॉर्ड मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इधर मैंशन में कुछ दिन शांति से गुजर जाते हैं।
एक सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त यूरिशिया नोटिस करती है कि टैलिस्मैन्स हटने के बाद भी लिज़लॉट के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। लिज़लॉट हंसते हुए कर्ट का शुक्रिया करती है। कर्ट कैजुअली बोल देता है, अब तुम्हें कर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब उसकी तरफ देखते हैं। यूरिशिया पूछती है, मतलब? कर्ट सीधा जवाब देता है, मैं बैरियर नहीं बना सका क्योंकि पूरा मैंशन ही बैरियर है। सब एकदम चुप। कर्ट आगे बताता है, मैंने बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई भी कर्स या अटैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो स्पेल कास्ट करेगा उसका बॉडी ग्लो करने लगेगा। उसी वक्त असली कल्प्रिट चमक उठता है। उसकी लोकेशन तुरंत ओफेलिया और मिमिको को मिल जाती है। यूरिशिया बिना वक्त गंवाए उन्हें ये बात बताने निकल पड़ती है। पीछे से कर्ट लिज़लॉट से कहता है, चलो टाउन घुमाते हैं, लेकिन इस बार प्रिंसेस मना कर देती है। उसका चेहरा पहले से काफी सीरियस था। थोड़ी देर बाद यूरिशिया, ओफेलिया और मिमिको उस ग्लोइंग स्पेल कास्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो पहले ही मरा हुआ था। लगता था उसके ही पार्टनर ने उसे खत्म कर दिया था। ये देखकर ओफेलिया सजेस्ट करती है, कर्ट को साथ ले लेते हैं, लेकिन यूरिशिया सीधा मना कर देती है, मैं कर्ट को किसी डेंजर में नहीं डालूंगी। मिमिको भी उसकी बात मान लेती है और अटेलियर की सिक्योरिटी बढ़ा देती है, लेकिन तभी पूरे शहर में इमरजेंसी बेल बजने लगती है। न्यूज आती है कि हजारों स्केलेटन मॉन्स्टर्स सीधा सिटी की तरफ मार्च कर रहे हैं। सिटी के नाइट्स के कैप्टन एलरेड और वाइस कैप्टन स्ट्रैटेजी डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि अचानक नॉर्थ और वेस्ट वॉल के पास पहुंचते ही कई स्केलेटन्स बिना किसी अटैक के खुद ही राख बनने लगते हैं। सिटी के बाहर हजारों स्केलेटन मॉन्स्टर्स मार्च कर रहे थे। सिटी नाइट्स के कैप्टन एलरेड और उनके वाइस कैप्टन स्ट्रैटेजी बना ही रहे थे कि अचानक एक अजीब चीज होती है। जैसे ही स्केलेटन्स नॉर्थ और वेस्ट वॉल को टच करते, वो सीधे राख बनने लगते हैं। एलरेड हैरान होकर बोलता है, ये हुआ कैसे? जल्द ही उसे पता चलता है कि ये वही दीवारें हैं जिन्हें कुछ दिन पहले कर्ट ने रिपेयर किया था। उधर जंगल के अंदर मार्लेफिस समनिंग मैजिक को कंट्रोल करते करते बुरी तरह थक चुकी थी। उसके सामने डीमन लॉर्ड खड़ा था। वो हंसता हुआ बोलता है, तुम्हारी मैजिक इतनी बड़ी आर्मी के लिए काफी नहीं है। अगले ही पल उसकी बॉडी से माना के साथ साथ सोल भी खींचना शुरू हो जाता है। तब मार्लिफिस को समझ आता है, बिशप ट्रिस्टन शुरू से मुझे सैक्रिफाइस बनाने वाला था। उसके साथ सीधा धोखा हुआ था। अगली सुबह यूरिशिया मैंशन लौटकर सबको सिचुएशन समझाती है। वो बताती है, नॉर्थ और वेस्ट वॉल स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर्स दीवारों को बाईपास करेंगे उनका क्या? कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है। वो कर्ट से कहती है, मैं बैटलफील्ड साफ करने जा रही हूं। कर्ट तुरंत बोलता है, मैं भी चलता हूं, लेकिन यूरिशिया सीधा मना कर देती है, नहीं, तुम यहीं रहकर लिज़लॉट की प्रोटेक्शन करोगे। प्रिंसेस लिज़लॉट ये सुनते ही अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। पूरा दिन कर्ट के साथ। यूरिशिया अपने प्लान के लिए सेफ से कुछ मैजिक क्रिस्टल्स निकालती है और मिमिको और ओफिलिया के साथ कैप्टन एलरेड से मिलने पहुंचती है। वो अपना प्लान बताती है, आप स्केलेटन आर्मी को बिजी रखिए, मैं सोर्स डिस्ट्रॉय करने जाऊंगी। एलरेड तुरंत मना करता है, ये सुसाइड मिशन है। तब मिमिको और ओफिलिया एक स्पेशल मैजिक क्रिस्टल दिखाती हैं। ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। ये देखकर एलरेड डिसीजन ले लेता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वाइस कैप्टन प्रोटेस्ट करता है, लेकिन एलरेड का डिसीजन फाइनल था। जाने से पहले सब लोग एक एक कप पानी उठाते हैं। एलरेड बोलता है, जिंदा वापस आए फिर आराम से साथ बैठकर पिएंगे। सब मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। वेस्ट गेट पर पहुंचते ही उनके सामने स्केलेटन्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है। यूरिशिया बिना टाइम वेस्ट किए एक मैजिक क्रिस्टल उनके बीच फेंकती है। बूम! एक ही ब्लास्ट में सारे स्केलेटन्स राख बन जाते हैं और उनके लिए सीधा रास्ता खुल जाता है। उधर मैंशन में कर्ट एक मिथ्रिल स्वॉर्ड बना रहा होता है। स्वॉर्ड कंप्लीट होते ही वो निराश होकर बोलता है, फेल हो गया। लिज़लॉट स्वॉर्ड को देखकर खुश हो जाती है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कर्ट वार्निंग देता है, इसमें बहुत डेंजरस मैजिक है। फिर भी वो स्वॉर्ड उसे गिफ्ट कर देता है। लिज़लॉट की स्माइल देखकर कर्ट को लगता है कि वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही है। तभी वो सीरियस होकर पूछता है, क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? लिज़लॉट कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम और यूरिशिया दोनों डेंजर में आ गए। कर्ट बिना सोचे जवाब देता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। फिर जब उसे पता चलता है कि यूरिशिया वेस्ट रूइंस इसलिए गई है क्योंकि कोई लिज़लॉट को मारना चाहता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मतलब वो तुम्हारी वजह से अपनी जान रिस्क पे डाल रही है। लिज़लॉट सिर झुका लेती है। कर्ट सीधा बोलता है, मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूं। बस ये एक लाइन सुनते ही प्रिंसेस का दिल फिर से पिघल जाता है। लेकिन कर्ट को अभी भी पता नहीं था कि उसने क्या बोल दिया है। वो सिर्फ इतना कहता है, चलो हम भी वेस्ट रूइंस चलते हैं। लिज़लॉट पहले मना करती है, लेकिन कर्ट कॉन्फिडेंस से बोलता है, रास्ता हम खुद बना लेंगे। कुछ देर बाद लिज़लॉट रेडी होकर बाहर आती है। वो क्यूरियोसिटी में मिथ्रिल स्वॉर्ड हवा में घुमाती है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी उनके सामने आ खड़ा हो जाता है। उधर वेस्ट रूइंस के जंगल में एलरेड और यूरिशिया लगातार स्केलेटन से लड़ रहे थे। वो काफी अंदर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके मैजिक क्रिस्टल्स लगभग खत्म हो चुके थे। एक अटैक में एलरेड घायल हो जाता है और यूरिशिया को स्केलेटन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस लग रही थी। तभी टीम साकुला एंट्री मारती है। डैंजो चिल्लाता है, हीरो बनने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है,
पूरी पार्टी स्केलेटन्स को रोक लेती है, साथ ही एल्रेड को एक गर्म सूप पिलाया जाता है। सूप पीते ही उसके घाव तुरंत भरने लगते हैं। वो हैरान रह जाता है। डैंजो हंसते हुए बोलता है, क्वेश्चंस बाद में, अभी फाइट करो। पार्टी स्केलेटन्स को रोक लेती है और एल्रेड और यूरेशिया र्यूइंस के अंदर घुस जाते हैं। र्यूइंस के सबसे अंदर डीमन लॉर्ड उनका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराकर बोलता है, काफी दूर आ गए तुम लोग। यूरेशिया बिना जवाब दिए सीधा मैजिक क्रिस्टल उसकी तरफ फेंकती है। एक्सप्लोजन होता है, लेकिन डीमन लॉर्ड बिल्कुल ठीक खड़ा रहता है। वो हंसता हुआ बोलता है, इन्फिनिट लाइफ के सामने ये सब बेकार है। एल्रेड तुरंत स्वॉर्ड से अटैक करता है। तलवार सीधा डीमन के बॉडी में घुस जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जख्म खुद ही भर जाता है, जैसे कुछ हुआ ना हो। डीमन उनकी तरफ देखकर बोलता है, तुम स्ट्रांग हो लेकिन जीत नहीं सकते। वो उन्हें बैटलफील्ड का सीन दिखाता है। स्केलेटन आर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। एल्रेड गुस्से में चिल्लाता है, मेरे सोल्जर्स कभी हार नहीं मानेंगे। डीमन लॉर्ड सिर्फ हंस देता है। वो और भी स्केलेटन समन कर देता है। गुस्से में एल्रेड और यूरेशिया मिलकर उसका सर काट देते हैं और उसके दिल में तलवार घुसा देते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड आराम से अपना कटा हुआ सर उठाकर दोबारा जोड़ लेता है, जैसे ये सब नॉर्मल हो। फिर वो धीरे से बोलता है, अगला टारगेट प्रिंसेस लिज़लॉट। यूरेशिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके अटैक्स का डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उधर असली समनिंग स्पेल चलाने वाली मार्लेफिस अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। भूख और दर्द से उसका बुरा हाल था। वो बस इतना सोच रही थी, काश एक बार कर्ट से मिल पाती। तभी उसके सामने जमीन फटती है और उसमें से कर्ट और लिज़लॉट बाहर निकल आते हैं। मार्लेफिस एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन कर्ट का पहला डायलॉग सुनकर उसका दिमाग ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक बात बताओ, क्या बिशप ट्रिस्टन ने तुम्हें अपने हैरम से निकाल दिया था, इसलिए तुम गुस्से में पूरे शहर पर अटैक कर बैठी? मार्लेफिस बस उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रह जाती है। ये आदमी इतना इनोसेंट है या ओवर टैलेंटेड? कर्ट उसे डांटते हुए बोलता है, गुस्सा अलग बात है, लेकिन इतने लोगों को डेंजर में डालना बिल्कुल गलत है। तभी लिज़लॉट को ऊपर से बैटल की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत बोलती है, यूरेशिया ऊपर डीमन लॉर्ड से लड़ रही हैं, मैं उनके पास जा रही हूं। फिर कर्ट की तरफ मुड़कर कहती है, आप यहां सफाई कर दीजिए। कर्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हां बोल देता है। मार्लेफिस शॉक में थी। प्रिंसेस बैटलफील्ड में जा रही है और इसको सफाई की पड़ी है। लेकिन असली कॉमेडी अब शुरू होती है। कर्ट अपने बैग से एक पोंछा निकालता है। जिस मैजिक सर्कल को मार्लेफिस इतनी देर से मिटा नहीं पाई, कर्ट उस पर बस 2-3 बार पोंछा घुमाता है और पूरा मैजिक सर्कल गायब। मार्लेफिस की आंखें फट जाती है। मैं इतनी देर से इसे डिस्ट्रॉय कर रही थी और इसने साफ ही कर दिया। उधर डीमन लॉर्ड को तुरंत फील होता है कि समनिंग स्पेल कमजोर पड़ रहा है। अब वो एल्राइड और यूरेशिया के अटैक्स डॉज करना शुरू कर देता है। यूरेशिया नोटिस करती है, इसके घाव भरना बंद हो गए। दोनों मिलकर उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड एक ही अटैक में यूरेशिया का आखिरी मैजिक क्रिस्टल उड़ा देता है। सिचुएशन फिर से उलट जाती है। तभी लिज़लॉट बैटलफील्ड में एंट्री मारती है। डीमन लॉर्ड बिना कुछ सोचे सीधा उसके सीने में हाथ घुसा देता है। यूरेशिया चीख पड़ती है, लिज़लॉट। डीमन लॉर्ड हंसकर बोलता है, एक और प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अगले ही सेकंड लिज़लॉट का शरीर हजारों बटरफ्लाइज में बदल जाता है। असली लिज़लॉट पीछे से मुस्कुराते हुए बोलती है, इतनी आसानी से नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है, ये कर्ट का बनाया हुआ स्पेशल वेपन है। ये परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करता है। डीमन लॉर्ड गुस्से में फिर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ सिर्फ बटरफ्लाइज लगती है। अगली बार जब उसकी नजर लिज़लॉट पर पड़ती है, वो मैजिक क्रिस्टल के बिल्कुल पास खड़ी होती है। एक ही स्लैश, क्रिस्टल टूट जाता है। उसमें से निकली चमक सीधा डीमन लॉर्ड को हिट करती है और कुछ ही पल में वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। जैसे ही डीमन लॉर्ड मरता है, उसके समन किए हुए सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स भी एक एक करके गायब हो जाते हैं। वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। बैटल के बाद यूरेशिया सीधा लिज़लॉट के पास पहुंचती है। मैंने मना किया था मैंशन से बाहर मत आना। फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, लेकिन थैंक यू, तुमने हम सब की जान बचा ली। कैप्टन एल्राइड भी रिस्पेक्ट के साथ झुकता है, लेकिन लिज़लॉट मुस्कुराकर कहती है, क्रेडिट मुझे नहीं, सबको मिलना चाहिए। फिर वो प्रॉमिस करती है कि सिटी नाइट्स को उनकी ब्रेवरी का प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जाएगा। एल्राइड हंसते हुए बोलता है, रिवॉर्ड में बस अपने सोल्जर्स के साथ चैन से बैठकर कुछ ड्रिंक्स मिल जाए। प्रिंसेस भी हंस पड़ती है, वो भी मिल जाएगा। उधर मार्लेफिस भूख और कर्ज से लगभग बेहोश होने वाली थी। उसका पेट जोर जोर से आवाज कर रहा था। ये कर्ट सुन लेता है। वो चुपचाप उसके पास आता है और राइस बॉल्स पकड़ा देता है। पहले कुछ खा लो। मार्लेफिस एक बाइट लेती है और उसी पल उसके बॉडी पर लगा कर्ज गायब हो जाता है। तब उसे फाइनली समझ आता है, पुराने टाइम में जिसने सीक्रेटली फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी की बार बार हेल्प की थी, वो कर्ट ही था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झुककर बोलती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन कर्ट फिर से गलत समझ लेता है। लिज़लॉट को परेशान करने की बात कर रही हो, कोई बात नहीं। मार्लेफिस सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है।
कुछ देर बाद यूरेशिया और लिज़लॉट दोनों कर्ट के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उसी वक्त मिमिको की स्पेशल ऑपरेशंस टीम भी आ जाती है। वो मार्लिफिस को उसके क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लेती है। जाते वक्त मार्लिफिस एक बार कर्ट की तरफ देखती है। कर्ट बस इतना कहता है, मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर मार्लिफिस शांत हो जाती है और बिना रेजिस्टेंस के चली जाती है। उसके बाद लिज़लॉट खुशी खुशी कर्ट से बातें करने लगती है। यूरेशिया दोनों को देखकर मुस्कुराती है, फिर कर्ट का एक हाथ पकड़कर बोलती है, चलो घर चलते हैं। लिज़लॉट भी पीछे नहीं रहती, वो दूसरा हाथ पकड़ लेती है। बीच में फंसा कर्ट ऑकवर्ड स्माइल देकर बोलता है, लगता है अब मेरे पास सिर्फ घर ही नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उस रात विक्ट्री फीस्ट रखी जाती है। कर्ट खुद सब सोल्जर्स के लिए खाना बनाता है, लेकिन जब सब चुपचाप खाना खाते रहते हैं, वो घबरा कर बोलता है, कहीं टेस्ट खराब तो नहीं बना? कैप्टन एलराइट जोर से हंस पड़ता है, बिल्कुल नहीं, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं कि बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तब लिज़लॉट एलराइट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाती है। कर्ट तुरंत पहचान लेता है, अरे आप वही कैप्टन हैं जिन्होंने मुझे सिटी वॉल्स रिपेयर करने का काम दिया था। एलराइट सिर हिला देता है। कर्ट खुशी से बोलता है, मुझे ये सिटी बहुत पसंद है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, जो इंजर्ड सोल्जर्स उसका खाना खा रहे थे, उनके घाव भी धीरे धीरे भरने लगे। इसी बीच कहीं और मार्ग्रेव टाइकून एक बंधी हुई डीमन गर्ल हिल्डेगार्ड से मिलने पहुंचता है। कुछ दिन बाद कर्ट और उसकी पार्टी एक विलेज की तरफ निकलते हैं। सफर के दौरान कर्ट सो जाता है। सपने में उसे याद आता है कि कभी उसकी दोस्ती हिल्डेगार्ड से हुई थी। एक दिन उसने गलती से अजीब मशरूम्स खा लिए थे और उल्टा सीधा देखने लगी थी। तब कर्ट ने वहीं पर मेडिसिन बनाकर उसकी जान बचाई थी। सपना टूटने के बाद पार्टी बताती है, विलेज आ गया। यूरेशिया ऑफिस का काम संभालने चली जाती है। उधर विलेज के दोनों एल्डर्स उससे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो सोल्यूशन ढूंढने निकलती ही है कि किसी विलेजर की आवाज आती है, हिल पर जल्दी आइए। सब वहां पहुंचते हैं और देखते ही रह जाते हैं। कर्ट ने बर्ड्स के लिए पूरी की पूरी एक बड़ी लेक बना दी थी। कर्ट गांव के एल्डर्स के बारे में पूछता है और जब वो देखता है कि सारे विलेजर्स यूरेशिया की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी अंदर ही अंदर उसकी मेहनत डिलिजेंस की दाद देता है। उनकी मदद के बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरह के बहुत सारे अंडे गिफ्ट करते हैं। बेस लौटते वक्त कर्ट प्रॉमिस करता है, मैं इन अंडों से तुम सबके लिए बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगा। तभी यूरेशिया नोटिस करती है कि लीसलॉट उनके साथ नहीं है। वो बताती है कि लीसलॉट इस वक्त टाइकून के मैंशन में पिछले मॉन्स्टर केस की रिपोर्ट देने गई है। उधर टाइकून के मैंशन में लीसलॉट और एलरे डिनर कर रहे थे। गुरुमाकू किंगडम से कनेक्शन रखने वाला टाइकून लीसलॉट को अपनी साइड करके अपनी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो घुमा फिरा कर इटालियन मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लीसलॉट बड़ी स्मार्टनेस से उसकी हर बात टाल देती है। आखिर में टाइकून अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है, मैं इटालियन मास्टर को लैंड ऑफ द डीमंस के पास वाले इलाके का वाइसरॉय अपॉइंट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लीसलॉट समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो मास्टर को पब्लिक के सामने आना ही पड़ेगा। वो बचने के लिए बोलती है, मुझे पहले मास्टर से डिस्कस करना होगा, लेकिन टाइकून तुरंत याद दिलाता है कि मास्टर के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते डिसीजन लेने का अथॉरिटी उसी के पास है। फिर वो सीधा एलरे की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है नाइट एलरे? लीसलॉट अंदर ही अंदर दुआ करती है कि एलरे इस पॉलिटिकल ट्रैप में ना फंसे, लेकिन हमारा दिमाग से पैदल नाइट बिना एक सेकंड सोचे बोल पड़ता है, बिल्कुल मैं इस अपॉइंटमेंट से अग्री करता हूँ। भाई को ट्रैप दिखना तो दूर, सीधा उसमें परमानेंट मेंबरशिप ले ली। लीसलॉट घबराहट में मना करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में उससे इतनी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि टाइकून को इटालियर मास्टर का जेंडर तक पता चल जाता है। कुछ घंटों बाद इटालियर लौटकर लीसलॉट पूरी बात यूरेशिया को बताती है। यूरेशिया सजेस्ट करती है, हम किसी और को मास्टर बनाकर पब्लिक के सामने खड़ा कर देते हैं, लेकिन कर्ट के प्यार में पूरी तरह पागल लीसलॉट तुरंत मना कर देती है, नहीं, कर्ट की जगह कोई नहीं ले सकता। जब वो पूछती है कि कर्ट कहाँ है, तो यूरेशिया मजे लेते हुए बोलती है, कर्ट तो अभी अपना ऑफस्प्रिंग रेस कर रहा है। ये सुनते ही लीसलॉट का दिमाग फुल क्रैश हो जाता है। उसे लगता है किसी और ने उससे पहले कर्ट के साथ फैमिली स्टार्ट कर ली। वो तुरंत डिसाइड करती है कि अपनी अथॉरिटी यूज करके कर्ट की लिस्ट में नंबर 2 बनेगी। दुनिया में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और मैडम को रैंकिंग की पड़ी है। जब यूरेशिया देखती है कि लीसलॉट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वो हंसते हुए सच बताती है, शांत हो जाओ, कर्ट बस वाटरफाउल एग का ध्यान रख रहा है जो हैच होने वाला है। लीसलॉट फाइनली चैन की सांस लेती ही है कि तभी कर्ट भागते हुए अनाउंस करता है, मेरा अंडा हैच हो गया। उधर मामिको के ऑफिस में ओफेलिया देखती है कि मामिको पेपर वर्क से नीचे दब चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि ट्रिस्टन को असैसिनेट कर दिया गया है। इसी बीच उनके पास भी मैसेज आ जाता है कि कर्ट का एग हैच हो गया है। मैंशन में सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब कर्ट के हाथ में कोई बर्ड नहीं बल्कि एक छोटी सी ह्यूमन गर्ल होती है। यूरेशिया तुरंत बच्ची को छीन कर बोलती है, कर्ट ये मॉन्स्टर है, हो सकता है इसे तुम्हें धोखे से खत्म करने के लिए भेजा गया हो। वो बच्ची को हटाने ही वाली होती है, लेकिन कर्ट उसे रोक लेता है, प्लीज मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तभी बच्ची यूरेशिया की तरफ देखकर प्यार से बोलती है, मामा। बस अगले ही सेकंड यूरेशिया अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाती है, जहां वो और कर्ट मिलकर इस बच्ची को रेस कर रहे होते हैं।
ये देखकर ली स्लॉट जेलसी में बच्ची को छीन लेती है, लेकिन बच्ची उसे देखकर भी बोल देती है मामा, और ली स्लॉट भी सीधा फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर जाती है। एंड में सिना भी बच्ची को गोद में लेती है और उस पर भी मेल्ट हो जाती है। आखिर सब मिलकर यूरेशिया को मना लेते हैं कि वो इस बच्ची को साथ मिलकर रेस करेंगे। अब अगला चैलेंज था इसका नाम। ली स्लॉट अपना सजेशन देती है, यूरेशिया तुरंत दूसरा नाम बोल देती है और दोनों फिर से कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। आखिर में कर्ट बीच में आकर ऑफिशियली उस बच्ची का नाम रखता है अकूरी। उसी रात यूरेशिया चुपके से मिमिको के स्पेशल ऑप्स को अकूरी के हेयर सैंपल दे देती है ताकि उसकी असली आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके। अगली सुबह कर्ट अकूरी के लिए एक हिडन प्लेग्राउंड बना देता है ताकि वो बाहर किसी की नजर में ना आए और चुपके से निकल भी ना सके। सिना उसके साथ खेलती है क्योंकि कर्ट को यूरेशिया के साथ काम पर जाना था। जाने से पहले कर्ट एक टिपिकल डैड की तरह प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आकर अकूरी के साथ टाइम स्पेंड करेगा। सफर के बीच सब शॉक हो जाते हैं जब अकूरी चुपके से कैरेज के अंदर मिलती है। यूरेशिया तुरंत मिमिको के एक गार्ड को सिग्नल देती है जो नॉर्मल ट्रैवलर बनकर सिचुएशन हैंडल कर लेता है। कर्ट उसकी क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि यूरेशिया हमेशा फ्यूचर और सबकी सेफ्टी के बारे में सोचती है, जबकि वो खुद सिर्फ प्रेजेंट देख पाता है। उसकी उदासी देखकर यूरेशिया मुस्कुराकर बोलती है, हम अकूरी के बारे में गलत नहीं थे, हमें बस एक स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ना है। ये सुनकर कर्ट का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तभी एक सथियाया हुआ बुढ़ा उनके पास आकर चिल्लाता है, हीरो और रिटेनर, तुम्हारा लक्ष्य डेमन लॉर्ड को हराना है। और हमारा कर्ट बिना एक सेकंड सोचे सीधा हाँ बोल देता है। हीरो का करेज अनलिमिटेड है, बस अप्रूवल बटन थोड़ा जल्दी दब जाता है। यूरेशिया तुरंत उसे रोक देती है। इसी बीच बुढ़े की बहू आकर माफी मांगती है और कैजुअली उन दोनों को न्यूली वेड कपल बोल देती है। ये सुनते ही यूरेशिया का फेस टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाता है और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उनकी असली जॉब थी पिग्स को प्रॉपरली खाना खिलाना। कर्ट तुरंत उनके लिए स्पेशल फीड तैयार कर देता है। इधर यूरेशिया अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और खुद से ही सोचती है कि आखिर कर्ट को देखते ही उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। तभी आसमान से एक बड़ा ड्रैगन सीधा अकूरी की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। यूरेशिया बिना देर किए तलवार निकाल लेती है, लेकिन कर्ट उसे रोक देता है। सबके सरप्राइज के लिए ड्रैगन किसी पर अटैक नहीं करता, बल्कि सीधा नीचे उतरकर कर्ट का बनाया हुआ पिग फीड खाने लगता है। कर्ट बिल्कुल कैजुअली बोलता है, खाने की महक से ड्रैगन्स का आ जाना बहुत कॉमन बात है, लेकिन यूरेशिया उसकी बात मान ही नहीं पाती। कुछ देर बाद उसे अचानक खून की स्मेल आती है। वो उस डायरेक्शन में जाती है और झाड़ियों के पीछे फैंटम का एक मेंबर खून से लथपथ पड़ा देखती है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही सोल फ्लेयर उस पर सीधा हमला कर देती है। यूरेशिया तुरंत तलवार निकालकर उसके साथ भिड़ जाती है। तलवारों की टकराहट सुनकर कर्ट भी वहां पहुंचता है और सोल फ्लेयर को देखते ही उसे ड्रैगन हंटर बुला देता है, लेकिन यूरेशिया तुरंत चिल्लाती है, कर्ट पीछे रहो। सोल फ्लेयर की नजर सिर्फ अकूरी पर थी। वो बच्ची मुझे दे दो। यूरेशिया उससे रोकने की पूरी कोशिश करती है और कर्ट को अकूरी के साथ वहां से निकलने का इशारा करती है। कर्ट बिना वक्त गवाए अकूरी को लेकर ड्रैगन पर बैठता है और उड़ जाता है। उधर सोल फ्लेयर अपनी जबरदस्त स्पीड और ताकत से यूरेशिया को बुरी तरह दबा देती है, लेकिन यूरेशिया हार मानने का नाटक करती है। जैसे ही सोल फ्लेयर फिनिशिंग ब्लो देने के लिए आगे बढ़ी, यूरेशिया ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। अब देख, उसने सीधा एक मैजिक क्रिस्टल सोल फ्लेयर की तरफ फेंका। बूम! एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज कई 100 मीटर दूर तक सुनाई दी। जमीन फट गई और सोल फ्लेयर मलबे के नीचे दब गई। यूरेशिया ने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक मलबे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। अगले ही पल सोल फ्लेयर धीरे धीरे बाहर निकल आई, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर की तरह। अब उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। वो असल में एक डीमन थी। सोल फ्लेयर मुस्कुराकर बोली, मुझे मेरी असली फॉर्म में लाने पर मजबूर कर दिया। डीमन लॉर्ड को हराने वाली के लिए इतना तो एक्सपेक्टेड था। ये सुनकर यूरेशिया तुरंत समझ गई कि सोल फ्लेयर स्केलेटन वॉर शुरू होने से पहले से ही उन सब पर नजर रखे हुए थी। पहले उसे लगा शायद डीमन का टारगेट ड्रैगन है, लेकिन अब उसे शक हुआ कि असली निशाना कर्ट है। उसके पास लड़ने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। वो बस दुआ कर रही थी कि कर्ट और अकूरी फ्रंटियर टाउन पहुंच गए हों। लेकिन तभी आसमान में वही ड्रैगन वापस नजर आया। उस पर कर्ट बैठा था। यूरेशिया हैरान रह गई, ये वापस क्यों आ गया? ड्रैगन से उतरते ही कर्ट सीधा एक पेड़ से टकरा गया, फिर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था? तभी आसपास के पिग्स उनकी तरफ दौड़ पड़े। जल्दी! कर्ट ने यूरेशिया का हाथ पकड़ा और दोनों एक सुअर के पीठ पर बैठकर वहां से निकलने लगे। भागते हुए यूरेशिया ने पूछा, तुम्हारे गांव में सब लोग इतने पागल होते हैं क्या? कर्ट मुस्कुराकर बोला, नहीं, लेकिन जिस औरत की परवाह हो उसकी हिफाजत के लिए रिस्क लेना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनते ही यूरेशिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कर्ट से सच में प्यार कर बैठी है, लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर टिक नहीं सका। सोल फ्लेयर ने उनकी तरफ एक जायंट फायरबॉल फेंका। एक ही अटैक में सारे पिग्स उड़ गए और दोनों जमीन पर जा गिरे। जब उन्होंने आंखें खोली, सोल फ्लेयर उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार यूरेशिया ने कर्ट का डैगर निकाला। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसे छू भी नहीं सकती। सोल फ्लेयर ने एक और फायरबॉल छोड़ा। यूरेशिया ने उसे बीच से काटने की कोशिश की, लेकिन अटैक इतना पावरफुल था कि वो लगभग जिंदा जल ही जाती। तभी अकूरी अचानक टेलीपोर्ट होकर यूरेशिया से चिपक गई। ये देखते ही सोल फ्लेयर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना फायर स्पेल कैंसिल कर दिया।
अगले ही पल उसके मुंह से खून निकला और वो वहां से भाग गई। कर्ट तुरंत यूरिशिया के पास पहुंचकर मेडिसिन से उसके घाव भर देता है। दोनों सोचने लगते हैं, अकूरी इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आता है कि अकूरी टेलीपोर्ट कर सकती है। वो उसे दोबारा कोशिश करने को कहते हैं, लेकिन अकूरी पूरी तरह थक चुकी थी। इधर उधर देखते ही उनकी नजर बैटलफील्ड में बिखरे पड़े पिग्स पर पड़ती है। दोनों पहले उन सबको वापस फार्म छोड़कर आते हैं। उसके बाद कर्ट सोल फ्लेयर को ढूंढने निकल जाता है, जबकि यूरिशिया अकूरी के साथ फार्म हाउस लौट आती है। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, सोल फ्लेयर ने अकूरी को देखते ही अटैक कैंसिल क्यों कर दिया। वो डिसाइड करती है कि अकूरी के बारे में और रिसर्च करनी होगी। कुछ देर बाद कर्ट सोल फ्लेयर को साथ लेकर वापस आता है। वो बताता है कि सोल फ्लेयर खून बहने की वजह से कमजोर हो गई थी, इसीलिए उसने पहले उसका इलाज किया, लेकिन मेडिसिन में उसने हल्का सा एनेस्थेटिक भी मिला दिया था ताकि वो भाग न सके। उसके बाद कर्ट ने उससे पूछा, जब ड्रैगन इंसानों के साथ शांति से रह रहे हैं तो तुम उनका शिकार क्यों करती हो। सोल फ्लेयर उसकी बात समझ ही नहीं पाई। तब कर्ट ने अपनी पुरानी दोस्त हिल्डेगार्ड को याद करते हुए कहा, हर सींग वाला इंसान दुश्मन नहीं होता। जैसे ही सोल फ्लेयर ने हिल्डेगार्ड का नाम सुना, वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। लंबी यात्रा के बाद सब मैंशन लौट आते हैं। सब उनका स्वागत करते हैं। तभी एक अजीब आदमी सामने आकर कर्ट से कहता है, मैंशन बनाने के लिए शुक्रिया। लिज़ालॉट मुस्कुराकर बोलती है, ये हमारे अटेलियर माइस्टर हैं राकुतो। यूरिशिया को पहले ही शक हो चुका था। वो बहाना बनाकर कर्ट को डिनर तैयार करने किचन भेज देती है। जैसे ही राकुतो उसके पास आता है, यूरिशिया सीधा उसे लात मार देती है, लेकिन उसकी टांग उसके आर पार निकल जाती है। वो तुरंत लिज़ालॉट की तरफ देखकर बोलती है, ये इल्यूजन है ना। लिज़ालॉट हंस पड़ती है, बस थोड़ा मजाक था, ये 5 साल बाद वाले कर्ट का इल्यूजन है। थोड़ी देर बाद मिमिको का मैसेज आता है, 3 दिन में अकूरी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। 3 दिन बाद मिमिको मैंशन पहुंचती है और सीरियस होकर कहती है, सच कहूं मुझे अभी तक नहीं पता अकूरी असल में है क्या। वो रिपोर्ट समझाती है, अकूरी के हेयर और सलाइवा सैंपल्स बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन उसके नेल्स में स्पेशल मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं और इंसान में ये दोनों चीजें एक साथ होना नामुमकिन है। इसीलिए अकूरी देखने में ह्यूमन जरूर है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है। मिमिको कहती है, मेरी सलाह यह है कि सीलिंग कर्स लगाकर इसकी टेलीपोर्टेशन बंद कर दी जाए। कर्ट तुरंत मना कर देता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो अकूरी पर भी करो, उसका दिल बहुत साफ है। यूरिशिया, लिज़ालॉट और बाकी सब भी कर्ट की बात का सपोर्ट करते हैं। आखिरकार मिमिको भी मान जाती है। उसके बाद वो सोल फ्लेयर से पूछताछ करने निकल पड़ती है। जाते वक्त कर्ट सिर्फ इतना कहता है, प्लीज उसके साथ बुरा मत करना। सोल फ्लेयर के पास पहुंचते ही मिमिको मुस्कुराकर बोलती है, अगर हिम्मत है तो अपनी आग यूज करके दिखाओ। फिर वो बैरियर एक्टिवेट करती है। इस रूम में तुम्हारी सारी मैजिक सील हो चुकी है। इंटेरोगेशन शुरू होती है, लेकिन सोल फ्लेयर सिर्फ एक बात कहती है, मैं सिर्फ कर्ट से बात करूंगी। आखिर कर्ट को भी वहां बुलाया जाता है। सोल फ्लेयर सीधा पूछती है, हिल्डेगार्ड कैसी दिखती है। कर्ट बिना सोचे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि सोल फ्लेयर हिल्डेगार्ड को जानती है। वो तुरंत पूछता है, वो अब कहाँ है। सोल फ्लेयर गहरी सांस लेकर जवाब देती है, उसे पकड़कर मार्ग्रेव टाइकून के इनर चेंबर्स में बंदी बनाकर रखा गया है। ये सुनते ही यूरिशिया, लिज़ालॉट और मिमिको को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। सोल फ्लेयर शांत होकर बोली, मैं काफी दिनों से उस जगह घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन जब मैंने अकूरी को टेलीपोर्ट करते देखा तब समझ गई कि तुम लोगों की मदद से ही हिल्डेगार्ड को बचा सकती हूँ। यूरिशिया तुरंत बोल पड़ी, कट, इस डीमन की बातों में मत आना। लेकिन सोल फ्लेयर बहस करने के बजाय अपना पेंडेंट निकालकर बोली, इसे देख लो। कर्ट ने पेंडेंट हाथ में लिया और तुरंत पहचान गया, ये हिल्डेगार्ड का है। सोल फ्लेयर फिर बोली, यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी साथी पर अपना फायर स्पेल रोक दिया था। उसके पास हिल्डेगार्ड का डायगर था। अब सबको उसकी बात सच लगने लगी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, हम हिल्डेगार्ड को जरूर बचाएंगे, लेकिन तब तक तुम यहीं रहोगी। कर्ट ने भी वादा किया, मैं हिल्डेगार्ड को जरूर वापस लाऊंगा। सोल फ्लेयर पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, मेरा नाम सोल फ्लेयर है। अब रेस्क्यू प्लान बनाने की बारी थी। कर्ट ने मिमिको से मदद मांगी। कुछ देर बाद मिमिको टाइकून मैंशन का ब्लूप्रिंट लेकर आई। उसने एक सीक्रेट रूम दिखाया। इस कमरे में सिर्फ टाइकून जा सकता है। सब सोच में पड़ गए कि अंदर घुसा कैसे जाए। तब लिज़ालॉट ने आइडिया दिया, मैं इल्यूजन से राकुटो को टाइकून के सामने भेजूंगी, वो खुद दरवाजा खोलेगा और हमारा रास्ता बन जाएगा। प्लान फाइनल हो गया। फेस्टिवल शुरू होने में अभी 3 हफ्ते बाकी थे। इसी बीच यूरिशिया और लिज़ालॉट की एक अलग ही कंपटीशन चल पड़ी। दोनों की शर्त बस एक ही थी, फेस्टिवल के पहले 2 दिन कर्ट के साथ ज्यादा वक्त कौन बिताएगा। और देखते ही देखते फेस्टिवल का दिन आ गया। सब कैपिटल पहुंच गए। रास्ते में लिज़ालॉट लगभग राकुटो वाले इल्यूजन की वजह से अपनी असली पहचान बता ही देती, लेकिन हमारे कर्ट का लेजेंडरी लो आईक्यू इस बार भी काम आ गया। उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। उधर रेस्क्यू टीम टाइकून मैंशन की तैयारी में लग गई। कर्ट भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन लिज़ालॉट उसे रोक देती है। फिलहाल तुम मेरे और अकूरी के साथ फेस्टिवल एंजॉय करो। फेस्टिवल शुरू होते ही तीनों हर स्टॉल घूमने लगते हैं। लिज़ालॉट कर्ट को हर एक्टिविटी ट्राई करवाती है। एक स्टॉल पर वो उससे एक स्पेशल फ्रूट ड्रिंक पिलाती है। जब कर्ट ग्लास वापस देता है, लिज़ालॉट वही ग्लास दोबारा पी लेती है। मैडम ने इनडायरेक्ट किस का मिशन कंप्लीट कर लिया। ऊपर से उस फ्रूट का छिलका भी यादगार के तौर पर संभाल कर रख लेती है। फेस्टिवल घूमते हुए उसे पता चलता है कि कर्ट ने बचपन से कभी फेस्टिवल एंजॉय ही नहीं किया, वो हमेशा काम में लगा रहता था। तब लिज़ालॉट मनी मन डिसाइड करती है,
आज इसे इतनी खुशियां दूंगी और फिर अपने दिल की बात भी बता दूंगी। पूरा दिन मजे में निकल जाता है। शाम होते ही लिज़ालॉट रोम कॉम वाली प्रैक्टिस याद करके कन्फेशन देने की हिम्मत जुटाती है। कर्ट, मैं। लेकिन उसकी नजर कर्ट के उदास चेहरे पर पड़ती है। वो अभी भी हिल्डेगार्ड की टेंशन में डूबा हुआ था। लिज़ालॉट प्यार से बोली, तुमने मुझे बचाया था और तुम्हारे सब दोस्त तुम्हें दिल से पसंद करते हैं। कर्ट हल्का सा मुस्कुराया, मुझे भी तुम सब बहुत पसंद हो। ये सुनते ही लिज़ालॉट का कन्फेशन फिर अधूरा रह गया। अकूरी के पास लौट के वक्त वो बस कर्ट की मुस्कुराहट देखकर खुश हो गई और मन ही मन बोली, अगली बार मौका नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच कुछ दिन पहले की बात दिखाई जाती है। कर्ट ने मिथ्रिल ओर से तलवार बनाने की कोशिश की थी। एक ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा था। मिथ्रिल को इस तरह कोई नहीं गढ़ सकता। लेकिन अगले ही पल कर्ट ने आसानी से एक बेहद तेज मिथ्रिल स्वॉर्ड बना दी। ब्लैकस्मिथ की दुनिया ही हिल गई। वो अपनी पूरी जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए वहां से निकल गया। फेस्टिवल के दूसरे दिन अब यूरेशिया की बारी थी। सोल फ्लेयर से लड़ाई में उसकी तलवार टूट गई थी, इसलिए कर्ट ने उसके लिए नई मिथ्रिल स्वॉर्ड बनाई थी। आज दोनों को अकूरी की देखभाल से भी छुट्टी मिल गई। यूरेशिया खुश थी, आज फाइनली डेट अच्छी जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फुल मून मीट बन शॉप के बाहर हंगामा मच गया। कुछ गुंडे दुकान वाले और उसकी बेटी लूना को डरा रहे थे। यूरेशिया सोचती है, बस आज के लिए इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन कर्ट सीधा उनके पास पहुंच जाता है। प्रॉब्लम क्या है? जब उसे पता चलता है कि गुंडे मीट बन्स का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो खुद एक मीट बन खाकर बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बस गुंडे और भड़क जाते हैं। एक गुंडा कर्ट को जोर से धक्का दे देता है। तब यूरेशिया आगे आती है। ये अटेलिये का स्टाफ मेंबर है। इतना सुनते ही सारे गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। कर्ट शॉप ओनर को चेक करता है। उसकी हड्डी टूट चुकी थी। वो तुरंत उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। यूरेशिया चाहती थी कि वो यहीं इलाज कर दे, लेकिन कर्ट बिना सुने निकल जाता है। बेचारी यूरेशिया की पहली डेट शुरू होते ही खत्म हो गई। वो उदास खड़ी थी कि तब उसकी नजर रोती हुई लूना पर पड़ती है। वो उसे संभालती है। इसी दौरान फैंटम से उसकी मुलाकात होती है। फैंटम बताता है, आज कुकिंग कंपटीशन है, ये मीट बन शॉप जीत सकती थी, इसलिए पिछले 2 साल से जीतने वाली राइवल शॉप ने गुंडों से इन पर हमला करवा दिया है। यूरेशिया को सब समझ आ गया। वो सोचती है, कर्ट के आते ही यहां से निकल जाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद कर्ट उदास चेहरा लेकर लौटकर बताता है, शॉप ओनर की हालत सीरियस है, वो कल से पहले हॉस्पिटल से नहीं आ पाएंगे। फिर वो पूछता है, क्या मैं तब तक इनकी दुकान संभाल सकता हूँ? यूरेशिया अंदर ही अंदर अपनी डेट को अलविदा कह देती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नया जोश आ जाता है। ठीक है, अब हम उस राइवल शॉप को कुकिंग कंपटीशन में हरा कर ही रहेंगे। तब लूना मायूस होकर बोलती है, लेकिन हमारे पास मीट बन्स की फिलिंग ही खत्म हो गई है, हम कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। यूरेशिया मुस्कुराकर कर्ट की तरफ देखती है। टेंशन मत लो, कर्ट तुम्हें पूरी रेसिपी सिखा देगा और जब तुम जीतोगी तुम्हारे पापा को तुम पर सबसे ज्यादा गर्व होगा। यूरेशिया के प्रॉमिस के बाद कर्ट तुरंत एक्शन में आता है। वो यूरेशिया को इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट देता है और कहता है, मुझे एक बड़ा शवल भी चाहिए। यूरेशिया घबरा जाती है। कर्ट, तुम शहर के बीचों बीच खुदाई नहीं कर सकते, इसके लिए पहले परमिट लगता है। यूरेशिया परमिट का इंतजाम कर लेती है और कुछ ही देर में कर्ट वहीं खुदाई करके एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग निकाल देता है। कुछ घंटों बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। राइवल स्टॉल का ओनर गार्गेल अपने खरीदे हुए यानी ब्राइब्ड जजेस को अपने डोनट्स खिलाता है। जजेस वाह करते हैं और गार्गेल सोच लेता है कि इस साल भी जीत उसकी ही होगी। लेकिन तभी सब देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ फुल मून मीट बन्स की तरफ भाग रही है। गार्गेल वहां जाकर शॉक हो जाता है। वहां सिर्फ भीड़ ही नहीं थी, बल्कि दुकान के बगल में एक छोटा सा हॉट स्प्रिंग भी था। लूना तुरंत जजेस को एक सैंपल देती है। जजेस बन का डार्क कलर देखकर हिचकिचाते हैं, तो लूना समझाती है, ये एक फेमस ईस्टर्न डिजर्ट है जिसे एंको कहते हैं। जजेस जैसे ही बन खाते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं। ये देखकर गार्गेल चिढ़ जाता है और प्रूफ करने के लिए खुद भी बन खा लेता है। लेकिन टेस्ट इतना माइंड ब्लोइंग होता है कि उसे वहीं खड़े खड़े स्वर्ग के दर्शन होने लगते हैं। तब यूरेशिया रिवील करती है, कर्ट ने इसी हॉट स्प्रिंग के पानी को एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया है। गार्गेल फिर भी हार नहीं मानता। वो हर तरह से यूरेशिया की बात को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बात उल्टा उसी पर पड़ जाती है। आखिर में वो अपने ब्राइब्ड जज को डील याद दिलाता है, लेकिन जज पैसे लेने से मना कर देता है। मैं इतने बेस्ट खाने को बैड रिव्यू नहीं दे सकता। गार्गेल गुस्से में एक एली यानी गली में जाता है जहां उसे अपने हायर किए हुए गुंडे दिखते हैं। वो चिल्लाता है, जाओ उस मीट बन स्टॉल को पूरी तरह तबाह कर दो। लेकिन अगले पल वो गुंडे अचानक लिज़ालॉट और 2 स्पेशल ऑप्स एजेंट्स में बदल जाते हैं। ये सब लिज़ालॉट के इल्यूजन स्पेल की वजह से हुआ था। उसने गार्गेल के कैसल में काम करने वाले आदमियों को ही बेवकूफ बना दिया था और उन्हीं से उसके सारे क्राइम्स का सबूत मिल गया। तब यूरेशिया वहां पहुंचकर उस पर सारे जुर्म गिना देती है। हमें तुम्हारे सारे काले कामों का पता चल चुका है, चुपचाप सरेंडर कर दो। गार्गेल पागल होकर चाकू निकालता है और लिज़ालॉट पर अटैक करता है, लेकिन एजेंट्स उसे तुरंत जमीन पर गिराकर पिन कर देते हैं। तब यूरेशिया उस पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का चार्ज लगाती है और लिज़ालॉट अपनी असली पहचान रिवील करती है, मैं इस किंगडम की 3rd प्रिंसेस हूँ। अगले ही सेकंड गार्गेल को घसीटकर जेल की कोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ घंटों बाद टाइकून को गार्गेल के अरेस्ट की खबर मिलती है। वो परेशान होकर बोलता है, कल प्रिंसेस लिज़ालॉट आने वाली है, अब मेरी पार्टी की केटरिंग कौन संभालेगा? उसका असिस्टेंट तुरंत सजेस्ट करता है, जिस मीट बन स्टॉल ने कंपटीशन जीता है उन्हें ही बुला लीजिए। टाइकून मान जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में शक आता है कि कहीं प्रिंसेस को उसका सीक्रेट तो नहीं पता चल गया, लेकिन अगले ही पल वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है।
उसका असली टारगेट तो प्रिंसेस के साथ आने वाले अटेलियर माइस्टर को अपनी साइड करना था। उसी वक्त दूसरी तरफ यूरिशिया, लिज़ालॉट और राकुटो रेस्क्यू प्लान फाइनल कर रहे थे। राकुटो कॉन्फिडेंटली कर्ट से कहता है, तुम फिक्र मत करो, हिल्डेगार्ड को हम जरूर वापस लाएंगे। यूरिशिया पॉइंट आउट करती है कि राकुटो वाला इल्यूजन तभी काम करता है जब लिज़ालॉट की तलवार शीट से बाहर हो। टाइकून के सामने खुली तलवार ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लिज़ालॉट डिसाइड करती है कि वो एक साथ 2 इल्यूजन्स कास्ट करेगी, एक राकुटो बनने के लिए और दूसरा अपनी अनशीथ स्वॉर्ड को छुपाने के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि कर्ट और अकूरी को टाइकून मैंशन के इवेंट में शेफ के तौर पर हायर कर लिया गया है। सब एक दूसरे को देखते हैं, पहले हंसते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि उनका पूरा रेस्क्यू प्लान उल्टा भी पड़ सकता है। इनका मास्टर प्लान एक तरफ और हमारे ओपीएमसी की किस्मत एक तरफ। बंदे को सीधा एनिमी बेस का वीआईपी पास मिल गया। इवेंट से एक रात पहले सिटी गार्ड्स कर्ट के पास आते हैं और उसे टाइकून मैंशन के इवेंट के लिए मीट बंस बनाने का ऑर्डर देते हैं। कर्ट उन्हें सैंपल खिलाता है। सिर्फ एक बाइट खाते ही फेस्टिवल की सिक्योरिटी से थके हुए गार्ड्स की सारी थकान गायब हो जाती है। अगले दिन कर्ट और अकूरी मीट बंस लेकर टाइकून मैंशन पहुंचते हैं। कर्ट थोड़ा नर्वस था, पता नहीं प्रिंसेस को मेरे मीट बंस पसंद आएंगे या नहीं। असिस्टेंट उसे तसल्ली देता है और किचन में रुकने को कहता है। अकेला होते ही कर्ट उस लॉक डोर को देखने लगता है जिसके पीछे हिल्डेगार्ड कैद थी। उसने ये जगह पहले ही ब्लूप्रिंट में देख ली थी। उधर यूरिशिया जो गांड का डिस्गाइज लेकर आई थी, अपनी पोस्ट छोड़ नहीं सकती थी। वो बस ये दुआ कर रही थी कि कर्ट अपनी तरफ से कोई उल्टा काम ना कर दे। किचन में अकूरी कर्ट का उदास चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ? कर्ट कहता है, मेरी एक दोस्त उस दरवाजे के पीछे कैद है। ये सुनते ही अकूरी उसे पकड़ देती है। जैप, दोनों टेलीपोर्ट होकर हिडन हॉलवे में पहुंच जाते हैं। कर्ट खुश होकर बोलता है, वाह अकूरी, अब मुझे और हिल्डेगार्ड को वापस बाहर भी टेलीपोर्ट कर दो। लेकिन अकूरी रोने लगती है, मैं वापस नहीं ले जा सकती। 1 वे टिकट बुक कर दी बच्ची ने, अब फंस गए दोनों। तभी कर्ट को पास वाले कमरे से आवाज आती है। वो आसानी से लॉक पिक करता है, लेकिन अंदर हिल्डेगार्ड नहीं, फेमल नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो काफी टाइम से बीमार थी और खाने का टेस्ट महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन कर्ट का मीट बन खाते ही वो मुस्कुरा उठती है, बहुत डिलीशियस है। कर्ट उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी असली उम्र उसके दिखने से काफी ज्यादा है। ये देखकर फेमल उसे एक पावरफुल मेट समझ लेती है और यकीन कर लेती है कि वही हिल्डेगार्ड को बचा सकता है। वो बताती है, हिल्डेगार्ड हमसे 1 फ्लोर नीचे कैद है, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। इसी बीच मैंशन के दूसरे कमरे में टाइकून राकुटो को वाइसरॉय बनने का ऑफर देता है। लिज़ालॉट बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है ताकि टाइकून और राकुटो अकेले बात कर सके। जैसे ही वो बाहर जाती है, टाइकून सीधा मुद्दे पर आ जाता है, क्या तुम्हें इटर्नल यूथ यानी अमर जवानी में इंटरेस्ट है? वो बताता है कि ये हर अटेलियर माइस्टर का सपना होता है। फिर वो एक डार्क राज रिवील करता है, एल्व्स और डीमंस इंसानों से कहीं ज्यादा जीते हैं, इसीलिए पुराने जमाने के लोगों ने उनके बॉडी पार्ट्स इंसानों में ट्रांसप्लांट करके उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। वो बताता है कि इन अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चर्च और रूलिंग काउंसिल ने इस रिसर्च को पूरी तरह बैन कर दिया था। राकुटो, इल्यूजन, सीधा सवाल करता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर इटर्नल यूथ के पीछे इतनी दीवानगी क्यों? टाइकॉन जवाब देने से मना कर देता है। राकुटो तुरंत समझ जाता है कि इटर्नल यूथ के पीछे कोई और ही सच छुपा हुआ है। तभी अचानक पूरे मैंशन में एक चीख गूंज उठती है, चोर, चोर घुस आए हैं। यूरिशिया तुरंत टाइकॉन के पास पहुंचकर झूठी रिपोर्ट देती है, मैंने उनसे फाइट की थी, लेकिन वो किचन की तरफ भाग गए, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। टाइकॉन बिना कुछ सोचे किचन की तरफ दौड़ पड़ता है। लिज़ालॉट भी अपनी इल्यूजन से खुद को छुपाते हुए उसके पीछे चली जाती है। इसी दौरान वो उस हिडन चेंबर में घुस जाती है जिसका दरवाजा टाइकॉन घबराहट में खुला छोड़ देता है। अंदर का सीन देखकर वो हैरान रह जाती है। टाइकॉन बार बार फैमिल चिल्ला रहा था। उस बेटी का नाम जैसे दुनिया के सामने कब का मारा हुआ बताया जा चुका था। लिज़ालॉट रूम में एक लंबा ग्रे हेयर देखती है। वो अपनी मैजिक से रूम का ट्रेस लेती है और उसे वहां कर्ट की सेंट भी मिलती है। मुझे ये बात तुरंत यूरिशिया को बतानी होगी। उधर बेसमेंट में कर्ट फाइनली हिल्डेगार्ड तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वो चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, फिर बिना सोचे बोल देता है, तुम तो पिछले 5 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली। बैम! हिल्डेगार्ड सीधा उसके मुंह पर पंच मार देती है। बेवकूफ, ये सब तुम्हारी बनाई हुई मेडिसिन की वजह से हुआ है। कर्ट तुरंत अपनी गलती मानता है और एंटीडोट वाली मिक्सअप एक्सप्लेन करता है, लेकिन हिल्डेगार्ड उससे और डांटने लगती है। मुझे छोड़कर दूसरे गांव भाग गए थे ना। अपने पापा को पिटता देख अकुरी भी चिल्ला उठती है, मेरे पापा को मत मारो। ये सुनते ही हिल्डेगार्ड और भी भड़क जाती है, तो तुम मुझे छोड़कर कहीं और बच्चा भी कर लिया। कर्ट घबराकर तुरंत समझाता है, नहीं अकुरी मेरा बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है। तब जाकर हिल्डेगार्ड का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है, और कर्ट उसके सामने वही पत्थर जैसा हार्ड ब्रेड रख देता है। दोनों की नोक झोंक देखकर लग ही नहीं रहा कि ये रेस्क्यू मिशन चल रहा है। इसी बीच फेमिल इनकी बात सुनकर कंफर्म करती है कि हिल्डेगार्ड की हमेशा जवान रहने की वजह कर्ट की वही मेडिसिन थी, लेकिन कर्ट बताता है कि उस मेडिसिन के लिए जरूरी रेनबो फ्लावर्स अब उसे कहीं नहीं मिले। तब कर्ट को पता चलता है कि ये बुढ़ी औरत ही असली फेमिल है। टाइकॉन ने दुनिया से झूठ बोला था, फेमिल मरी नहीं थी, बल्कि उसकी बॉडी की एज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये सब देखते हुए कर्ट को सकुरा पार्टी से मिली पुरानी इन्फॉर्मेशन याद आती है और उसके दिमाग में टाइकॉन के असली मकसद को लेकर एक नया आइडिया आता है। तभी टाइकॉन बेसमेंट में आ पहुंचता है। कर्ट को देखते ही वो उसे चोर समझ लेता है, लेकिन कर्ट उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देता है। मुझे सब समझ आ गया, तुम फेमिल को हमेशा छोटी लड़की बनाकर रखना चाहते हो। भाई ने पूरी मिस्ट्री सॉल्व करने की जगह अलग ही थ्योरी बना दी। रूम में खड़े सब लोग समझ जाते हैं कि कर्ट ने पूरा मैटर गलत समझ लिया है। हिल्डेगार्ड तुरंत उसे शॉक देकर चुप करा देती है। फिर वो टाइकॉन से कहती है, फेमिल खुद चाहती है कि तुम मर जाओ,
ये सुनकर टाइकॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो बेसमेंट से भाग निकलता है। बेसमेंट से बाहर आते ही टाइकॉन का सामना लिज़ेलॉट और यूरेशिया से होता है। दोनों बताती हैं कि उन्हें फेमिल की असली हालत और टाइकॉन के सारे प्लान्स के बारे में पता चल चुका है। टाइकॉन फाइनली सब मान लेता है। मैंने वही किया जो एक खास आदमी ने मुझे करने को कहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गुस्से में आकर वो अपनी उंगलियों की रिंग्स तोड़ देता है ताकि डीमन समन कर सके, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लिज़ेलॉट मुस्कुराकर कहती है, सिटी के मैजिक फ्लो की की लाइंस बदल चुकी हैं और उसकी वजह है वो हॉट स्प्रिंग जो हाल ही में खोदा गया था। अब तुम यहाँ डीमन समन ही नहीं कर सकते। भाई ने हॉट स्प्रिंग सिर्फ कुकिंग के लिए बनाया था, पर अनजाने में पूरा डीमन समनिंग सिस्टम ही बंद कर दिया। लिज़ेलॉट ऐसे एक्ट करती है जैसे ये सब उसके मास्टर प्लान का हिस्सा हो। तभी हिल्डेगार्ड तलवार लेकर वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सब कर्ट की दोस्त है, उसका पोजेसिव मोड ऑन हो जाता है। लिज़ेलॉट भी पीछे नहीं हटती। दोनों बिना कुछ बोले ही एक मेंटल बैटल शुरू कर देती हैं। थैंकफुली यूरेशिया बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेती है। हिल्डेगार्ड टाइकॉन की तरफ तलवार करते हुए कहती है, ये फैमिल के लिए किसी भी मासूम की जान कुर्बान कर देगा, इसलिए इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। टाइकॉन टूट चुका था। मैं फैमिल को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए अपनी जान या किसी और की जान भी दे सकता हूँ। जैसे ही हिल्डेगार्ड उस पर वार करने वाली होती है, रुक जाओ। सब पलट कर देखते हैं। सामने फैमिल खड़ी थी और इस बार वो अपनी असली उम्र के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। वो भागकर टाइकॉन को गले लगा लेती है। टाइकॉन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फैमिल मुस्कुराकर कहती है, कर्ट के मीट बंस की वजह से मेरी बॉडी वापस नॉर्मल हो गई है। बाकी सब बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए कर्ट का किसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना देना अब कोई नई बात नहीं थी। पैरालिसिस धीरे धीरे खत्म होते ही कर्ट अकूरी को इशारा करता है और उसके बैग से पिल खाकर दोबारा फ्रीली मूव करने लगता है। दूसरी तरफ लिज़ेलॉट टाइकून को अरेस्ट करने के बजाय पार्डन माफ कर देती है। वो कहती है कि एज एन अटेलिया मेंबर वो उसे छोड़ रही है, पर अब से टाइकून उनके अटेलियर की मदद करेगा। सब नॉर्मल होने ही वाला था और लड़कियां हिल्डेगार्ड से पूछताछ करने का प्लान बना रही थी। उन्होंने सोल फ्लेयर को आजाद करने का प्रॉमिस भी किया, लेकिन तभी वहां अचानक एक अनजान आदमी प्रकट होता है। हिल्डेगार्ड उसे देखते ही पहचान लेती है। ये स्क्रिप्टर है, द मास्टर प्लानर। स्क्रिप्टर उन्हें बताता है कि वो अपने प्लान्स दोबारा रीराइट करने आया है ताकि सब उसके हिसाब से चले, पर लड़कियां तय करती हैं कि वो उसे एक बार फिर फेल करेंगी। जैसे ही टाइकून को पता चलता है कि फैमिल की कंडीशन और लिज़ेलॉट के असैसिनेशन के पीछे स्क्रिप्टर ही था, वो गुस्से में पागल होकर उस पर एक पावरफुल ब्लो लॉन्च करता है। लेकिन स्क्रिप्टर एक मैजिक सर्कल से ना सिर्फ टाइकून का अटैक बल्कि यूरेशिया का स्वॉर्ड स्ट्राइक भी पैरी कर देता है। हालांकि यूरेशिया की स्वॉर्ड उसके बैरियर पर क्रैक डाल देती है। स्क्रिप्टर समझ जाता है कि यह एक होली स्वॉर्ड है। वो तुरंत अपनी बॉटल से खून निकालकर सर्कल पर डालता है, जिससे सर्कल एक्टिवेट होता है और वो वहां से निकल लेता है। उसके जाते ही वही डीमन लॉर्ड वहां दोबारा आ जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी रेस स्पिरिचुअल बीइंग्स की है, इसलिए वो रिस्पॉन हो सकते हैं। लिज़ेलॉट अपनी ब्लेड यूज करती है, पर डीमन लॉर्ड उसे झटक देता है। हिल्डेगार्ड अटैक करती है, पर डीमन लॉर्ड उन सब पर एक रेंज्ड वेपन से स्ट्राइक कर देता है। वो बताता है कि सिर्फ यूरेशिया की स्वॉर्ड उस पर असर करेगी, पर उसने यूरेशिया को ऐसा घायल कर दिया है कि वो स्वॉर्ड उठा नहीं सकती, इसलिए वो अनस्टॉपेबल है। लिज़ेलॉट तुरंत एनालाइज करती है कि ये डीमन लॉर्ड उनके डर यानी फियर को खाता है, तो उन्हें इसका ईगो तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही डीमन लॉर्ड आगे बढ़ता है, कर्ट कैजुअली उस मैजिक सर्कल में चला जाता है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे डीमन लॉर्ड उसके सामने कोई छोटा सा कॉकरोच हो जिसे वो हमेशा भगाने की कोशिश करता है। डीमन लॉर्ड की ईगो हर्ट होती है और कर्ट पर आग से अटैक करता है, लेकिन अकूरी यूनो रिवर्स कार्ड यूज करके वो आग वापस डीमन लॉर्ड पर ही डाल देती है। डीमन लॉर्ड अपनी ही आग से जलता है, जिससे लड़कियों के वूंड्स का दर्द कम हो जाता है। यूरेशिया तुरंत उठती है, अपनी स्वॉर्ड उठाती है और कर्ट को सेकंड फ्लेम से बचाने के लिए शील्ड करती है। वो उस आग को 2 हिस्सों में काटती है और अपनी स्वॉर्ड से एक ब्लू फ्लेम फायर करती है, जो डेविल को लगभग जला ही देती है। डीमन लॉर्ड आखिरी अटैक में हिल्डेगार्ड को आर पार यानी इम्पेल कर देता है, पर सरप्राइज, हिल्डेगार्ड बच जाती है। उसके कपड़ों में वही हार्ड ब्रेड थी जो कर्ट ने उसे थोड़ी देर पहले दी थी, जिसने ढाल का काम किया। भाई की बनाई कड़क ब्रेड ने अल्टीमेट अटैक रोक लिया। डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये कर्ट है कौन। जब उसे रियलाइज होता है कि कर्ट हैस्ट विलेज से है, तो वो डर और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है और हवा में गायब हो जाता है। उसी शाम कर्ट उन्हें बताता है कि उसके गांव ने डीमन लॉर्ड्स को मारने के नई तरीके निकाले थे। अचानक उस मैजिक सील से एक होल फटता है और उसमें से वर्म लाइक क्रीचर्स आत्माएं खाने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी टाइकून का असिस्टेंट मीट बंस का डब्बा लेकर आता है। वो क्रीचर्स आत्माएं छोड़कर मीट बंस पर टूट पड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बाद में एक आदमी बंडाना को पूरी रिपोर्ट देता है। टाइकून ने अपनी फैमिली की सेफ्टी अनाउंस कर दी। हिल्डेगार्ड और सोल फ्लेयर मिमिको को इंटरव्यू देकर अपने होमलैंड वापस चले गए और कर्ट के मीट बंस की वजह से फुल मून स्टॉल बहुत पॉपुलर यानी बूम हो गया। बंडाना कहता है कि कर्ट की आइडेंटिटी छुपी रहनी चाहिए। कुछ दिनों बाद कर्ट को नाइट और यूरेशिया को बैरनेस की उपाधि मिलती है। कर्ट रोते हुए कहता है कि वो इसके लायक नहीं है, जबकि लिज़ेलॉट खुद पर गर्व करती है कि उसने सबको मैनिपुलेट किया।
और वो यूरिसिया से कहती है कि उसका गोल कर्ट को एक दिन मार्ग्रेव बनाना है। कहीं दूर डेजर्ट में हिलरिगार्ड और सोल फ्लेयर घर जा रहे थे। हिलरिगार्ड याद करती है कि कैसे कर्ट ने उसके लिए एक स्पेशल फूल बनाया था, जबकि शीरा को ऑरेचाल्कम की फूल पसंद थे। वो नोट करती है कि 1200 सालों में उनकी ये पहली मुलाकात थी। वापस मैंशन में सब नॉर्मल था। एक टी पार्टी के दौरान राकुटो कर्ट को बताता है कि वो कैपिटल जा रहा है, इसलिए वो टेम्पररली अपना अटेलियर माइस्टर का टाइटल कर्ट को दे रहा है। बाकी सब इसे एकदम नॉर्मल बात समझते हैं और कर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। आज की रिकैप यहीं खत्म। अगर आप चाहते हैं कि किसी लड़की का रोमांस और डीपली एक्सप्लोर हो तो कमेंट सेक्शन में वाइल्ड हो जाओ। वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।